तक एक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं, जो करुणा और भय को उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करे। ये परिभाषा है लंबी चौड़ी, और ये परिभाषा अरस्तु की परिभाषा है, जिसका एक तरह से जो विमसेट की किताब में जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि ये चैप्टर 6 में है। दरअसल ट्रेजेडी को लेकर के अरस्तु क्या मानते थे? प्रशांत हाथ नीचे कर लीजिए अपना। अरस्तु जो है ट्रेजेडी को लेकर के क्या मानते थे, इसके बारे में भी आप ये देखिए कि अरस्तु ने जो ट्रेजेडी का प्रयोग किया, दुखांतक का प्रयोग किया, त्रासदी का जो प्रयोग किया, हम दुखांतक या त्रासदी न भी कहेंगे, सिर्फ ट्रेजेडी भी कहेंगे तो आप समझ जाइएगा। कार्य व्यापार से तात्पर्य प्रगति बताएंगे, कुछ तो मैंने कल ही बता दिया था, अगर आपको याद होगा तो मैंने कार्य व्यापार के बारे में बातचीत की थी, लेकिन कार्य व्यापार के बारे में बताऊंगा। अभी मैंने परिभाषा को खोला नहीं है, तकरीबन 15 मिनट लगेगा परिभाषा को खोलने में, तो इसलिए कहा कि समय से आगे मत जाइए, थोड़ा धैर्य रखिए। आपको ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने परिभाषा बता के खत्म कर दी। तो अरस्तु ने जो इस्तेमाल किया खास तौर से ट्रेजेडी को, वो इस्तेमाल किसके लिए किया? क्या वो नाटक के लिए किया? ध्यान दीजिएगा। विंसेंट कहते हैं और क्लिंट ब्रूक्स कि वी हैव बीन यूजिंग द टर्म ट्रेजेडी almost as if it were synonyms with poetry. Aristotle does the same, or at least talking about tragedy. आप ये देखिए कि कहा गया कि अगर आज भी हम त्रासदी का जो इस्तेमाल है और त्रासदी का जो प्रयोग है वो सिर्फ और सिर्फ इस सेंस में नहीं करते कि वो त्रासदी है, ट्रेजेडी है, बल्कि हम इस सेंस में भी करते हैं कि वो एक तरह से कविता का पर्याय है, वो काव्य का पर्याय है। जो पोएटिक्स की किताब है, जो पेरीपोएटिकस है, उस पूरी की पूरी पेरीपोएटिकस पे जिस बात पर सबसे अधिक फोकस है अरस्तु का, वो त्रासदी पर है, दुखांत पर है, उसके द्वारा क्या होता है इस पर है, और उसमें अनुकरण इत्यादि से क्या काम लाया जाता है इस पर है। यानी कि अगर अरस्तु ने भी कंटेंट के स्तर पर ट्रेजेडी को तवज्जो दी, तो उन्होंने उस पूरी की पूरी ट्रेजेडी की समग्रता को या उसके विश्लेषण को पेरीपोएटिकस कहा। अगर पेरीपोएटिकस कहा तो ये अरस्तु के पास भी यही सेंस था, और हमारे पास भी यही सेंस आता है कि आप उसे त्रासदी कह ले, ट्रेजेडी कह ले, या आप उसे काव्य कह ले या कविता कह ले। तो अव्वल बात तो ये ठहरता है कि ट्रेजेडी वहां पर साहित्य का एक पार्ट नहीं है, एक हिस्सा नहीं है, एक खंड नहीं है। जैसे आज जहां पर हम स्थित हैं 21वीं शताब्दी में, हमारे लिए क्या है? नाटक। हमारे लिए नाटक, ट्रेजेडी को अगर नाटक का भी पर्याय माने तो हमारे लिए नाटक क्या है? साहित्य का एक हिस्सा है, एक विधा है, वो मुकम्मल साहित्य नहीं है, मुकम्मल कविता जैसी कोई चीज नहीं है। भरत मुनि के यहाँ जो है, लेकिन वो क्या है? एक विधा नहीं है, वो पूरा का पूरा एक मुकम्मल साहित्य है, वो पूरा का पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि काव्य है भरत मुनि के यहाँ भी। क्योंकि वहां आप अगर उलट करके देखें नाट्य शास्त्र को, तो आपको वहां पर क्या है? कोई और अलग से कोई विधा नहीं मिलेगी, वो पूरी की पूरी विधा काव्यमय है, और इसीलिए उसकी आत्मा पर या कविता पर या रस पर या अलंकार पर या अलग अलग एलिमेंट्स पर विचार किया गया है। तो उसी तरह से अगर आप भरत मुनि के पहले जाकर के देखें तो अरस्तु ने भी जो त्रासदी के लिए जो लिखा, त्रासदी ही मूल में है। यानी कि त्रासदी कविता का पर्याय है। कविता की आइडेंटिटी किसी और विधा से नहीं है। कविता की आइडेंटिटी अगर है तो उस त्रासदी से ही है, और वो त्रासदी जो कि अभिनय है, जिससे ऑडियंस जुड़ती है या जिससे दर्शक जुड़ते हैं। इसी बात को विंसेंट और क्लिंट ब्रूक्स भी पहले ही सेंटेंस में स्पष्ट कर देते हैं कि भाई हम भी जो आज प्रयोग कर रहे हैं या करते हो करते
वो ये है कि भाई हम यहाँ पर ट्रेजडी को किसका पर्याय मानेंगे? कविता का, कविता का पर्याय मानेंगे या मानते हैं। और ये भी कहा विंसेंट और ब्रुक्स ने इसमें जोड़ते हुए कि एरिस्टोटल डज द सेम और एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेजडी, ट्रेजडी पर बात करते हुए लगभग लगभग अरस्तु ने भी उसको इसी सेंस में लिया होगा कि एरिस्टोटल डज द सेम और एटलीस्ट ही डिवोट्स ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज पोएटिक्स, क्योंकि उन्होंने अपने काव्यशास्त्र का, अपने पेरी पोएटिकस का एक बड़ा हिस्सा चैप्टर 6 to 19 यानी कि 6 से 19 तक का चैप्टर उन्होंने ट्रेजडी को दे दिया था। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ट्रेजडी का महत्व क्या होगा। 26 अध्यायों की किताब में 6 से 19 अध्याय सिर्फ और सिर्फ त्रासदी पर थे, बाकी उसकी पृष्ठभूमि पर और बाकी बात के उसके तुलनात्मक अध्ययन पर या महाकाव्यों के साथ उसकी तुलना पर। तो ये है, यहां पर यह भी है कि और इपिक के बारे में भी बात की। इपिक के बारे में केवल और केवल 4 अध्याय खर्च किए। इपिक विच एरिस्टोटल ट्रीट्स इन द लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ द पोएटिक्स हैड बीन ए फेज इन द जेनेसिस ऑफ ट्रेजडी। महाकाव्य पर अंत के 4 अध्याय खर्च किए या उससे तुलना की या उसको उससे श्रेष्ठ बताया, इस पर खर्च किया। तो कुल मिलाकर देखे तो यही नजर आता है कि अरस्तु जिस बात पर सबसे अधिक बल देना चाहते थे वो त्रासदी पर था और उसे ही वो कविता मानते थे। इसकी परिभाषा क्या करते हैं? चैप्टर 6 में वो जो है डिफिनेशन देते हैं, अपने पेरी पोएटिकस के अध्याय 6 में त्रासदी की परिभाषा देते हैं। परिभाषा क्या देते हैं? जो मैंने अभी हिंदी अनुवाद पढ़ा वही है, उसका अंग्रेजी सुन लीजिए। एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। हमने कल पढ़ा था, आपको मैंने बहुत विस्तार से बताया था कि इमिटेशन है, अनुकरण है, लेकिन अनुकरण किसका है? अनुकरण किसका होता है? कार्य व्यापार का। कार्य व्यापार का होता है, कार्य का होता है या एक्शन का होता है। इसीलिए कहा कि क्या है कि कार्य व्यापार का अनुकरण है। ट्रेजडी क्या है? कार्य व्यापार का अनुकरण है। एक बात आप इस परिभाषा को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए या आपके सामने अगर किताब होगी तो आप रख लीजिए। आप पेंसिल उठाइए या पेन उठाइए और मैं आपको बताऊंगा कि इस एक परिभाषा में त्रासदी के जितने तत्व हैं सारे के सारे शामिल है। आपको केवल इसको खोलना है या इसको आपका विश्लेषण करते चले जाना है, आप त्रासदी की परिभाषा समझ जाएंगे। तो कहते हैं कि एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट is serious, complete, and of a certain magnitude in language imbibed। imbibed मतलब होता है अलंकृत करना, संवारना। और एक तरह से जो कहते हैं ना कि मैग्नीट्यूड, जो जिसको कहते हैं ना कि एक मैग्नीट्यूड का क्या अर्थ होता है? किसी की अंग्रेजी मजबूत हो तो बताए। परिमाण से। परिमाण। बढ़िया, शुक्रिया रंजीत। तो परिमाण होता है और इम्बिल्स मतलब अलंकृत। तो कहा कि इन लैंग्वेज इम्बिल्स्ड विथ ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट। आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट मतलब होता है कि क्या करना? कलात्मक, जो कलाकार जिसे कलात्मक सौंदर्य के साथ गढ़ता है। द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions। यहाँ जो पिटी जो है, जैसे कि दया का भाव, फियर डर का भाव, और इफेक्टिंग जो जिसको आप कहते हैं कि प्रभाव जो है, और परगेशन यानी कि कैथारसिस, विरेचन। तो ये एक परिभाषा देते हैं और इस परिभाषा को आप हिंदी में भी देख लीजिए, आप ज्यादा सहज समझ पाएंगे। हिंदी में उसका अनुवाद देवेंद्रनाथ जी ने ये किया कि दुखांतक एक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है। इसमें पहली चीज तो ये है, आप हेडलाइन दे दीजिए कि दुखांतक क्या है। तो जो पहली बात है वो ये है कि दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण है, यानी कि ट्रेजेडी कार्य व्यापार का अनुकरण है। सही बात है कि इसमें कार्य व्यापार क्या है, इस पर विचार करेंगे अभी। फिर कहा कि यह जो कार्य व्यापार है वो कैसा होना चाहिए? तो कहा कि जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो। यानी कि कार्य व्यापार
पहली शर्त उसकी है कि गंभीर हो, दूसरी शर्त उसकी यह है कि पूर्ण हो, और तीसरी शर्त यह है कि विस्तृत हो। अगर कार्य व्यापार गंभीर नहीं होगा तो क्या वो ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त होगा? बताइए। नो सर, इसलिए वो कॉमेडी ट्रेजेडी में ट्रेजेडी जो क्लाइमेक्स पर जाकर के घटित होती है, उसके लिए एक गंभीर किस्म का कथानक चाहिए। अगर गंभीर किस्म का कथानक उसको नहीं मिलेगा या गंभीर किस्म का कार्य व्यापार नहीं होगा तो त्रासदी फलित ही नहीं होगी। कहा कि ये है, और कहा कि अगर मान लीजिए कि आपको गंभीर किस्म का कार्य व्यापार मिल भी जाता है तो फिर इस बात पर को ध्यान में रखना होगा कि वो कार्य व्यापार पूर्ण हो, अपूर्ण ना हो। जैसे कि आप अपने ऑडियंस को कुछ दिखा रहे हैं तो आप उसको क्या है, एक तरह से जिसको कहते हैं कि एपिसोड जैसा कुछ ले जा करके खत्म नहीं कर सकते। अब हमारे यहाँ चलन है ना कि अब फिल्में भी पार्ट 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 में आने लगी है, पहले हिस्से दूसरे हिस्से, वेब सीरीज के अलग अलग सीजन जो है उसी तरह से अपने को खत्म करते हैं, हम उस तरह से देखते भी हैं। लेकिन जिस दौर में ये नाटक की बात हो रही है और त्रासदी की बात हो रही है, नहीं, जो कुछ भी हो, एक बार जो दर्शक मंडल बैठा हुआ है उस दर्शक मंडल के सामने, सहृदय के सामने, ऑडियंस के सामने जो कुछ भी आए, एक तो गंभीर आए, हल्की फुल्की चीजें ना हो, क्योंकि हल्की फुल्की चीजें होंगी तो वो ट्रेजेडी के लिए उपयुक्त नहीं होंगी। फिर कहा कि जो आए वो पूर्ण आए, यानी कि बिगिनिंग से लेकर के द इंड तक। ऐसा ना हो कि अपूर्ण कोई चीज आप सामने रख रहे हो। अपूर्ण कार्य व्यापार से ट्रेजेडी का कोई लेना देना नहीं है, या ट्रेजेडी वहां पर सफल नहीं होगी। तो कहा कि उसको पूर्ण होना चाहिए, और पूर्ण होने का यह मतलब नहीं है कि हाँ आप उसको किसी एक हिस्से को ही दिखा दे, नहीं, विस्तृत होना चाहिए, उसकी लाइन लेंथ होनी चाहिए, उसकी ठीक ठाक लंबाई, लंबाई का सेंस मैं जब कह रहा हूं यानी कि कथानक का विस्तार होना चाहिए। तभी जाकर के आप, कथानक का विस्तार भी कैसे होगा तो वो आगे देखिएगा जब कथानक को पढ़िएगा कि सिचुएशंस किस तरह के क्रिएट करेंगे। इसलिए आप जानते ही होंगे उपन्यास वगैरह के बारे में पढ़ते हुए या नाटक के बारे में पढ़ते हुए कि भाई कथानक के दो रूप होते हैं, एक आधिकारिक जो जो कथा होती है और एक प्रासंगिक कथा होती है। तो उन्होंने कहा, पहली चीज तो ये कही कि भैया दुखांतक क्या है, तो कहा कि दुखांतक एक कार्य व्यापार है। दुखांतक क्या है कि कार्य व्यापार है, कार्य व्यापार का एक तरह से अनुकरण है। और वो जो अनुकरण है वो किस तरह के कार्य व्यापार का अनुकरण है, तो कहा कि भाई बहुत ही सीरियस, इसलिए शब्द दिया ना, कहा कि इन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, यानी कि गंभीर। और फिर कहा कि वो पूर्ण हो, कंप्लीट एंड ऑफ ए सर्टेन मैग्नीट्यूड, और कंप्लीट ही होने के साथ परिमाण में जो है वो क्या हो, विस्तृत हो, यानी कि उसका आकार बड़ा हो, थोड़ा सा कथानक का विस्तार हो। ये नहीं कि बहुत छोटी सी कोई घटना आप दिखा रहे हैं तो वो ट्रेजेडी को जो है एक तरह से सफल नहीं बना पाएगी, या ट्रेजेडी उसे हम नहीं कहेंगे। आप देख लीजिए ये, अच्छा, ट्रेजेडी जब कह रहे हैं तो महाकाव्य को भी समझने की कोशिश करिएगा कि महाकाव्य से किस तरह से अलग होता है। हमारे यहाँ भी जो महाकाव्य से जैसे उपन्यास अलग होता है आगे के समय में 19वीं शताब्दी में, तो उसके अलग होने की जो प्रक्रिया है, कमोबेश थोड़ी बहुत मिलती जुलती प्रक्रिया आपको ट्रेजेडी के साथ भी दिखाई देगी, टिपिकल पोएट्री या इपिक्स से अलग होने की। खैर, तो पहली चीज कि कार्य व्यापार का अनुकरण ही दुखांतक है, एक बात। दूसरी चीज की कहा कि कार्य व्यापार जो है वो कैसा होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए और विस्तृत होना चाहिए। फिर कहा कि जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों में पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरणों से विभूषित हो। यानी कि जो है ये कह दिया कि भाई उसकी भाषा होनी चाहिए, और भाषा जो है पृथक पृथक वर्तमान, सबका वर्तमान अलग अलग हो सकता है, प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकरण से विभूषित हो, और उसमें कला का, अलंकार का, इन सब चीजों का प्रयोग किया गया हो। इसीलिए कहा कि इन लैंग्वेज, यानी कि उसकी भाषा इम्बिल्ड होनी चाहिए, अलंकृत होनी चाहिए विथ ईच काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, जितने भी कलात्मक सौंदर्य के उपादान है या तत्व हैं उनके द्वारा, द सेवरल काइंड्स बीइंग फाउंड इन द सेपरेट पार्ट्स ऑफ द प्ले। और ये सब जो है सेपरेट पार्ट उस नाटक के या उस त्रासदी के अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह से दिखाई पड़ने चाहिए, मिलने चाहिए। फिर कहा कि उसके आगे जोड़ा कि
जो कार्य व्यापार के रूप में होना चाहिए, आख्यान के रूप में नहीं। और त्रासदी जो है कार्य व्यापार के रूप में आना चाहिए, आख्यान के रूप में नहीं आना चाहिए। भाई कार्य व्यापार के रूप में क्यों आना चाहिए और आख्यान के रूप में क्यों नहीं आना चाहिए? तो कहा कि कार्य व्यापार अभिनय होता है। कार्य व्यापार जो एक्शन है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप विजिबल बना सकते हैं, उसको आप मंच में या मंच पर या उन्मुक्तीय जो आकाशीय मंच होता है उस पर आप दिखा सकते हैं। लेकिन जो नरेशन होता है, जो नैरेटिव होता है, जो वर्ड होता है, वो क्या है, वो जो है या तो आप दिखा नहीं पाते और दिखाते भी हैं तो वो बहुत बोझिल हो जाता है या वो अनावश्यक विस्तृत हो जाता है, तो उससे बचना चाहिए। इसीलिए कहा कि इन द फॉर्म ऑफ एक्शन होना चाहिए ये, नॉट ऑफ नैरेटिव, यानी कि वर्ण नहीं होना चाहिए, वो विवरणात्मक जैसा कुछ उस तरह से नहीं होना चाहिए। थ्रो पीटी एंड फेयर, और तब उसमें जोड़ा कि जो करुणा, पीटी मतलब करुणा, दया, जो करुणा और फियर मतलब भय को उद्बुद्ध करे, जो दया की भावना जगाए हम पर, किसी पर अत्याचार हो तो हम हमारे मन में ये भाव आए कि हम उठ करके उसको बचा ले, उसकी मदद करे, किसी तरह से वो बच जाए। हम ऑन स्क्रीन होते हैं फिर भी हम अंदर से सोचते हैं कि काश हम उस वक्त वहां होते या बचा पाते या ऐसा कर पाते। तकरीबन सभी के मन में ये भाव आता रहा होगा या आता होगा। या जब हम यहाँ होते हैं, क्या कहते हैं, जब नाटक देख रहे होते हैं, प्रेक्षागृह में होते हैं, तो वहां भी इस तरह के भाव आ रहे होते हैं। तो कहा कि वो है, या फिर भय हो उस तरह के दृश्यों को देख करके। यानी कि अब क्या कहा कि दुखांतक का कार्य क्या है, दुखांतक करती क्या है, या जो वो कार्य व्यापार है जिसका अनुकरण दुखांतक करती है और जो कि गंभीर होती है, जो कि पूर्ण होती है, जो कि विस्तृत होती है, जिसकी अपनी एक भाषा होती है या जिसका अपना एक कलात्मक सौंदर्य होता है, और जो अभिनय होती है, वर्ण नहीं होती, वह कार्य व्यापार करती क्या है? वह करती यह है कि हमारे अंदर दया, करुणा या भय के भाव को जगाती है, और जगा करके जो है विरेचन करती है। विरेचन किसका करती है? जो हमारे अंदर भाव होते हैं उसका विरेचन करती है, हमारे अंदर जो भाव भरे होते हैं उसका विरेचन करती है। कहती है इफेक्टिंग द प्रॉपर परगशन, यानी कि कैथारसिस ऑफ दिस इमोशंस। जो भाव होते हैं उसको जो है हम जब नाटक को देख रहे होते हैं और नाटक को देख करके जब किसी का दुख देख रहे होते हैं तो झरझर करके हमारे आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं, या अंदर से ही हम बहुत संवेदनशील होकर के भावुक हो रहे होते हैं। आप में से भी बहुतों के साथ होता होगा, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कोई अगर गंभीर नाटक देख लूं या उसमें कोई गंभीर तरह का दृश्य आ जाए, या सिनेमा देख करके, सिनेमा में बहुत ऐसे दृश्य होते हैं बहुत सारे फिल्मों में जिसमें मैं रो देता हूँ। मैं मेरी आंखें जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पाती और आंखों से जो है लोर टपकने लग रहा है या बहुत भावुक हो जाता हूँ। तो ये जो क्या है कि ये दया और ये जो भय के जो भाव हैं, ये भाव क्या करते हैं? आपके अंदर विरेचन करते हैं। विरेचन के बारे में जब ये पढ़ेंगे तो स्पष्ट कर देंगे। विरेचन करते हैं मतलब शुद्धि करते हैं। शुद्धि क्या होता है कि वो एक तरह से आपको एक तरह से एडजस्ट करना भी सिखा रहे होते हैं, आपको बता रहे हैं होते हैं कि सुख और दुख के जो भाव हैं वो कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे। खैर, अब आइए पहले तो मैं कार्य व्यापार पर थोड़ी सी बात कर लूं, नहीं तो आप बार बार सोचेंगे कि सर सारी चर्चा तो कार्य व्यापार पर है लेकिन आप कार्य व्यापार को ही स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर बताइए हम कैसे समझे इसको। तो बिल्कुल सही बात है भाई, कार्य व्यापार का मैंने कहा ही था कि एक्शन इसको अंग्रेजी में कहते हैं, कार्य को ही एक्शन कहते हैं। और यहाँ पर व्यापार एक शब्द उसके साथ जुड़ा हुआ है। भाई क्यों जुड़ा हुआ है, किस लिए जुड़ा हुआ है, या उसका अर्थ क्या है? तो एक चीज तो जो कल कहा वो ये कहा कि रुक जाइएगा थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा कि एक सेकंड, हाँ आपसे कहा था कि कार्य व्यापार जो है, कार्य व्यापार का संबंध जो है बाह्य जो है स्थितियों से नहीं होता। कार्य व्यापार जो है बाह्य प्रक्रिया को अपना विषय नहीं बनाती, या बाह्य प्रक्रिया की जो घटना श्रृंखला है उसको एक तरह से अपना विषय नहीं बनाती। जो सौंदर्यात्मक अनुकरण होता है, यानी कि जिसका हम इस्तेमाल करते हैं कविता में या जिसका इस्तेमाल हम नाटक में करते हैं या जो उसमें प्रभावशाली बनाता है, वो कार्य व्यापार क्या है? वो आंतरिक होता है, एक आंतरिक प्रक्रिया होती है।
इसीलिए कहा कि कला जिस कार्य व्यापार यानी कि प्रॉक्सिस को एक तरह से प्रस्तुत करती है, रिप्रेजेंट करती है या प्रयास करती है, वो पूरी तरह से आंतरिक प्रक्रिया है। और ये कार्य व्यापार क्या है? तो कहा कि जो एक तरह से जो मनुष्य है, मनुष्य की जो विभिन्न गतिविधियां हैं, जो उसके द्वारा किए गए काम है, इसको इस तरह से भी स्पष्ट करिए कि एक सेकेंड, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा, तो मैं चाहता हूं कि ये और कोई बताए, अगर बताना चाहता है कार्य व्यापार के बारे में तो तब तक। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि कार्य व्यापार क्या है, जो मैं पढ़ रहा था वही फिर से पढ़ रहा हूं कि कार्य व्यापार समीचीन एक तरह से आंतरिक कार्यों को बोधित करता है। कोई भी कार्य जो केवल बाह्य प्रक्रिया या घटना श्रृंखला के रूप में दिखाई देता है, सौंदर्यात्मक अनुकरण का उपयुक्त विषय नहीं बनता। कला जिस कार्य व्यापार को यानी कि जिस एक्शन को प्रस्तुत करने का प्रयास करती है, वह आंतरिक प्रक्रिया है। यानी कि आप देखिए कि कार्य व्यापार में जो मनुष्य लगा हुआ है, मनुष्य लगा हुआ होने का मतलब कि जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। आप इसको इस तरह से भी लीजिए कि कार्य व्यापार को उन्होंने मनुष्य के साथ जोड़ दिया, लेकिन तमाम तरह के वो घटनाएं या वो स्थितियां जो आप देख पाते हैं या समझ पाते हैं, एक स्थिति तो वो होती है जो ऊपर से आपको दिखाई देती है, और एक स्थिति वो होती है जो रचनाकार उसके अंदर से निकाल करके ले आता है। इसीलिए कहा कि कार्य व्यापार में उन्होंने कहा कि चरित्र का भाव और एक तरह से कार्य व्यापार का, ये थोड़ा सा संश्लिष्ट हो रहा है, मैं अभी समझाता हूं इसको, कि उन्होंने कहा कि कार्य व्यापार जो है दीर्घकाल व्यापी ही हो या आवश्यक नहीं, वह किसी एक क्षण को भी चरितार्थ हो सकता है। एक विशिष्ट मनोदशा या एक निश्चित परिस्थिति में भी जो निष्पन्न होता है। और बूचर ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि अरस्तु के यहाँ कार्य व्यापार में चरित्र है, भाव है और कार्य व्यापार तीनों का समाहार है। अर्थात कार्य व्यापार शब्द के द्वारा तीनों का बोध अभिष्ट है। जब भी कार्य व्यापार शब्द आए तो आप समझ जाइएगा कि उसमें चरित्र आ रहा है, उसमें भाव आ रहा है और उसमें जो है प्रॉक्सिस यानी कि कार्य व्यापार आ रहा है। इसलिए कल अनुकरण को पढ़ाते हुए मैंने बताया था कि कला जो है क्या करती है, जब प्रकृति का अनुकरण करती है या अनुकरण का जो सिद्धांत लागू होता है, उसके जो तीन ही सौंदर्यात्मक तत्व होते हैं। और कहा था कि एक चरित्र होता है, दूसरा भाव होता है और तीसरा जो है प्रॉक्सिस यानी कि कार्य व्यापार होता है। और ये तीनों कार्य व्यापार के भी एक तरह से क्या है कि तीनों के तीनों तत्व जो है कार्य व्यापार में शामिल होते हैं, अलग नहीं होते हैं। अब क्या है, यानी कि आप क्या करते हैं, आप किसी कैरेक्टर को उठाते हैं, अपना कंटेंट बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, किसी भाव को अपना कंटेंट या सब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, आप जो है मनुष्य के द्वारा या किसी परिस्थिति के द्वारा जो घटना घटित हो रही है, जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, उसको अपना कंटेंट बनाते हैं, उसको अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, उसको विषय वस्तु के रूप में स्थापित करते हैं। तो कहा कि ये है, जब भी कार्य व्यापार आपसे कहा जाए तो केवल ये इतना अर्थ मत लीजिएगा जो मैंने कल आपको बताया था, वो अनुकरण के लिए बताया था, या अरस्तु उसको कहते हैं कि भाई क्या है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हो सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन कार्य व्यापार केवल मनुष्य का नहीं है,
कार्य व्यापार में 3 तत्व शामिल हैं, जिसमें एक तो खुद कार्य व्यापार भी शामिल है, यानी कि एक्शन, जो क्रियाएं हैं वो, और दूसरा कहा कि चरित्र भी शामिल है, और तीसरा कहा कि भाव, इमोशंस भी उसमें शामिल है, जिसको कहा पाथोस, यानी कि एथोस भी शामिल है, पाथोस भी शामिल है, और प्रॉक्सिस। ये तीनों को मिला करके आप कार्य व्यापार का अर्थ लगाइए। अब जब आप ये अर्थ लगाएंगे तब फिर से यहां आइए, जो परिभाषा आप पढ़ रहे थे, कहा कि दुखांतक एक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है। जब ये कह दिया तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए। आप ये कहिए कि दुखांतक चरित्र का, भाव का और कार्य व्यापार का एक सामूहिक कार्य व्यापारीय अनुकरण है, जो गंभीर होता है, पूर्ण होता है, विस्तृत होता है, जिसकी भाषा में एक खास तरह की लय या एक तरह से अलंकृत जो है भाषा शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, और जो अभिनय होता है, यानी कि मंचीय होता है, जिस पर अभिनय किया जा सके वो होता है, और जिसका उद्देश्य ये होता है कि वो अपने सामाजिक या सहृदय के अंदर उसका जो भाव है, करुणा या भय, उसको उद्बुद्ध करे, उस भाव को जगा दे, और जगा करके जो है उनका विरेचन करे। ये कुछ समझ में आ रहा है? बताइए। जी सर, समझ में आ रहा है। कुछ समझ में आ रहा है ना? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि जो परिभाषा आप एक झटके में पढ़ के निकल गए हैं, उस परिभाषा को 15-20 मिनट का समय लगेगा बताने में। आप ये देखिए कि आप अब थोड़ा सा अपने को लास्ट सेमेस्टर से कोरिलेट करिए, और कोरिलेट इस तरह से करिए, पवन ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए परेशान मत होइए, मेरी कक्षा में आप परेशान मत होइए। वो कोई परिभाषा या कोई चीज पता नहीं 5 बार की 10 बार रिपीट होती है, तो नेटवर्क वीक था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था कि लास्ट सेमेस्टर में जाइए। आपने रस की थ्योरी तो पढ़ी थी, पढ़ी यस थी सर। नहीं पढ़ी? रस की थ्योरी पढ़ी थी। आप अस्थाई भाव के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? रस सूत्र के बारे में आप जानते हैं? जो निष्पत्ति वाला जो सूत्र है उसको भी जानते होंगे, और उसका डिबेट कहां तक चला था, अंत में जाकर हाँ। के कहां पहुंचा था? यहां पहुंचा था ना कि अस्थाई भाव अभिनेता के अंदर होता है, या जो उसको रच रहा है उसके अंदर होता है, या फिर जो है सामाजिक या सहृदय है उसके अंदर होता है? वो अस्थाई भाव जागृत कहां होता है? सहृदय के अंदर। सामाजिक के अंदर रहता है सर, देख करके वो जागृत होता है। सहृदय के अंदर होता है। तो अब अगर आप इतना जानते हैं तो मेरा काम आपने आसान कर दिया। अगर वो सहृदय के अंदर होता है, यानी कि जो है कोई भी रचना, कोई भी कृति, कोई भी नाटक दरअसल क्या है, उद्बुद्ध किसको करता है? सामाजिक के अस्थाई भाव को ही उद्बुद्ध करता है। वो उसको देख करके फफक के रोता है, या वो हंसता है, या वो बिल्कुल शांत हो जाता है, निर्वेद की स्थिति में पहुंच जाता है, या तमाम तरह के, यानी कि जो एक परमानेंट जो इमोशंस हैं उसके, जो उसके हृदय में है, उसको जागृत करने का काम है, उपक्रम है ये। अब जो भारतीय काव्यशास्त्र की जो रस की थ्योरी है, उसी थ्योरी को आप और पीछे ले जाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भरत मुनि से अरस्तु ने लिया, और ये भी नहीं कहूंगा कि अरस्तु से भरत मुनि ने लिया। अलग अलग दुनिया में, अलग अलग क्षेत्रों में, इसलिए पहले दिन मैंने कहा था कि चाहे पूर्व का हो या पश्चिम का हो, दुनिया के किसी भी छोर में जाएंगे, जो वैश्विक सत्य है, निर्मित है चीजों की, उसका कहीं ना कहीं एक रिश्ता बनता हुआ दिखाई देगा। तो अरस्तु भी यही कह रहे हैं। अरस्तु ये कह नहीं रहे कि वो जो है अस्थाई भाव क्या है और वो महत्वपूर्ण है और वो उसको, लेकिन उन्होंने इस परिभाषा में कह दिया कि दरअसल दुखांतक क्या काम करती है। पहली बात तो ये है कि दुखांतक हम कहेंगे किसे, तो कहा कि देखिए भाई, दुखांतक हम किसी ऐसी रचना को कहेंगे, या किसी ऐसी ऐसी कृति को कहेंगे, या किसी ऐसे सब्जेक्ट को कहेंगे जो कि किसी कैरेक्टर का, या जो किसी इमोशन का, या फिर जो है किसी एक्शन का एक तरह से क्या है, समुच्चय हो, या उसका जो है एक मिला जुला रूप हो, या उसकी उसको एक जगह जैसे कि क्या किया गया हो कि उसका अनुकरण किया गया हो, देख करके अनुकरण किया गया हो। क्योंकि कलाकार भी क्या करता है, कलाकार चरित्र को डेवलप कहाँ करता है, अपने मन में करता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होता है। कलाकार इमोशंस को डेवलप करता है, कहीं ना कहीं से इंस्पायर होता है।
कलाकार एक्शंस को डेवलप करता है तो कहीं ना कहीं से उस तरह के एक्शन वो देख रहा होता है। इसलिए कलाकार जब कभी एथोस को या पाथोस को या जब प्रॉक्सिस को अपना सब्जेक्ट बना रहा होता है, कंटेंट बना रहा होता है, या इन कंटेंट जब उसको डेवलप कर रहा होता है, तो वो एक तरह से अनुकरण ही कर रहा होता है। अनुकरण मीन्स अरस्तु की शब्दावली में जो बूचर का एनालिसिस है कि वो एक तरह से उसकी सृष्टि कर रहा होता है, पुनर्सृष्टि कर रहा होता है। तो कहा कि दुखांतक क्या है? दुखांतक एक प्रकार की रचनात्मक पुनर्सृष्टि है किन्हीं चरित्रों का, किन्हीं भावों का, किन्हीं कार्य व्यापारों का, यानी कि किन्हीं घटनाओं या क्रियाओं का। ये बस बस इतनी सी लाइन क्या अब समझ में आई आप लोगों को? किसी को डाउट या समस्या हो तो आप बोलिए बेहिचक कि ये इतनी सी लाइन कि दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है। बस इतनी ही सी बात को मैंने अभी बताया। किसी को कोई समस्या? सर जैसे कि आपने मुझे समझ आ एक सर मिनट, हाँ प्लीज बोलो। कार्य व्यापार को बताया तो आपने कहा कि यह आंतरिक प्रक्रिया है, बाह्य जगत का अनुकरण नहीं है। फिर आपने कहा कि ये मतलब कि एक्शन, भाव और चरित्र मतलब तीनों का सम्मिलित रूप जो है वो कार्य व्यापार है। तो एक्शन मतलब जो हम काम करते हैं वही एक्शन हुआ ना, तो यह बाह्य जगत से अलग कैसे है सर? रचना क्या होगी तो अनुकरण क्या होगा? कहा कि कार्य व्यापार अनुकरण का विषय, कहा ना कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य ही होगा। लेकिन क्या है, अनुकरण जो करेगा वो क्या है, बाह्य प्रभावों का करने के बावजूद भी जो है क्या है, वो एक आंतरिक प्रक्रिया होगी या कि नहीं होगी? कि वो बाह्य रूप से उसी तरह के दुख को झेलने लगेगा, उसी तरह के कष्ट को झेलने लगेगा, या उसी तरह से उसको उसका स्ट्रक्चर नहीं ना ढालेगा। वो उस देखिए रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जिसको कहते हैं कच्ची सामग्री, वो तो आप खुली आंखों से बाह्य संसार को देखते हैं ना, लेकिन वो डेवलप कहाँ होता है, रचना कहाँ डेवलप होती है? रचना एक इंस्टीट्यूशनल जो है क्या है, प्रक्रिया है। ये आप क्रोचे के यहाँ भी पढ़ करके इसको महसूस करेंगे या इस पर सोचेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये जितनी चीजें हैं, चरित्र हो गया, भाव को तो मान लीजिए भाव एक आंतरिक प्रक्रिया है, चरित्र जो आप देखते हैं वो है, या घटनाएं जो आप देख रहे हैं वो है। पर जो नाटककार होता है, जो रचनाकार होता है, वो क्या करता है, वो फिर उसकी एक आंतरिक प्रक्रिया को डेवलप करता है। वो बाहरी प्रक्रिया पर उसका बल नहीं होता है, या बाहरी प्रक्रिया के सौंदर्य को वो नहीं दिखाता है, बल्कि रचना में जब उसको लेता है तो वो उसके आंतरिक प्रक्रिया के सौंदर्य पर ज्यादा बल देता है, उसको अधिक से अधिक डेवलप करता है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैं कुछ समझा पा रहा हूं तो। ठीक है सर, ठीक। यस सर। या इस पर फिर भी आप बाद में और भी सोचिएगा, समझिएगा, ये अंतिम बिंदु नहीं है कि यहीं खत्म हो गया। मैंने ये कहा कि आप ये अच्छे से समझ जाइए कि दुखांतक क्या है। तो कहा कि दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण है। तो फिर ये समझ में आता है कि कार्य व्यापार क्या है। तो कार्य व्यापार दरअसल क्या है, कार्य व्यापार में समाहित है, तीन चीजें समाहित है। उसमें चरित्र समाहित है, उसमें भाव समाहित है, और उसमें जो है स्वयं जो है कार्य, एक्शन या घटनाएं भी समाहित है। तो कोई भी कलाकृति या कोई भी दुखांतक, कोई भी ट्रेजेडी अनुकरण करती है, किसका अनुकरण करती है? कार्य व्यापार का अनुकरण करती है, यानी कि चरित्र का अनुकरण करती है, भाव का अनुकरण करती है, और घटनाओं या जो है क्रियाओं का अनुकरण करती है, उसी को सामने रखती है। लेकिन इस अनुकरण की शर्त है कि कैसे करती है, किस तरह से करती है। तो कहा कि गंभीरता के साथ करती है। फिर कहा कि पूर्ण रूप से करती है, अपूर्ण रूप से नहीं करती। और कहा कि विस्तृत करती है, एक ठीक ठाक अवधि उसको देती है, जिससे कि जो सहृदय है, जो सामाजिक है, जो श्रोता है, जो दर्शक है, वो एक भाव से धीरे धीरे उठते उठते उस चरम तक पहुंच जाए, उस ब्रह्मानंद सहोदर तक पहुंच जाए, या भाव के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच जाए जहां उसके हृदय का विरेचन हो सके, जहां उसका जो परमानेंट जो इमोशन है वो उसको जो है विरेचित कर सके, उस स्थिति तक वो पहुंच जाए। और कहा कि और इसी में फिर जोड़ दिया कि भाई इसके लिए शर्त यह है कि यह अभिनय होना चाहिए, इसके लिए शर्त यह है कि भाषा होनी चाहिए, शर्त यह भी है कि भाषा में लय होनी चाहिए, शर्त यह भी है कि वो सौंदर्य आत्मक यानी कि अलंकृत भाषा शैली होनी चाहिए, और शर्त यह है कि ये वर्ण नहीं होना चाहिए। अगर इतना कुछ है तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रेजेडी है, और अगर इतना कुछ नहीं है तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रेजेडी नहीं है। इसीलिए उसको आगे चल के स्पष्ट किया कि पहली बात
कि दुखांतक कार्य व्यापार का अनुकरण है। दूसरी बात, ये गंभीर, पूर्ण और विस्तृत है। तीसरी बात कि ये अभिनय होता है। चौथी बात कि जो है इसमें भाषा में लय, सामंजस्य और गीत होती है। और पांचवी बात कि जो ये कार्य व्यापार होते हैं ये करुणा और भय के माध्यम से क्या करते हैं, सहृदय का विरेचन करते हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें। सर क्या त्रासदी को लेखक अभिनेता, 1 मिनट टिप्पणी देखने दीजिए। लेखक, अभिनेता और दर्शक के बारे में तो समझ ही सकते हैं। समझने की पूरी प्रक्रिया ही वही है। जिस तरह से आप नाटक को समझते हैं, रस को समझते हैं, उसी तरह से आप दुखांतक को समझ रहे हैं। जिसको आप रस की प्रक्रिया में या जिसको आप नाटक की प्रक्रिया में क्या कहते हैं, साधारणीकरण कहते हैं, विरेचन उससे अलग कुछ नहीं है। विरेचन में भी आप उसी साधारणीकरण पर बल देते हैं या उसी को समझते हैं। तो आप एक तरह से रिपीट कर रहे हैं। पहले भारतीय काव्यशास्त्र आपने पढ़ चुका है, इसलिए मैं कहूंगा कि रिपीट कर रहे हैं उन्हीं चीजों को जिन्हें आपने भारतीय काव्यशास्त्र के अवधारणात्मक विकास में पढ़ा था। ये अलग बात है कि उससे पहले वाले समय में जाकर के आप पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसको पढ़ते समय भारतीय काव्यशास्त्र की पूरी पृष्ठभूमि को भी अपने सामने रखे, अपने जहन के सामने, आंखों के सामने रखे, तो शायद और बेहतर तरीके से ये खुल पाएगा। खैर, तो कहा कि 5 चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं। 5 चीजें कौन कौन सी महत्वपूर्ण होती है, कोई बता दे, कोई बताए? सर बताएं। हाँ, इस परिभाषा में बताइए सर। एक कार्य व्यापार का अनुकरण है, दूसरा गंभीर, पूर्ण और विस्तृत है, तीसरा अभिनय है सर, और चौथे में लय, सामंजस्य, गीत होता है, और पांचवे में सहृदय का विरेचन करते हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से किसी से, तो कोई ये बताए कि दुखांतक या ट्रेजेडी किसे कहते हैं? तो आप अपने मैं बताऊं? क्या है? हाँ शबीर बताइए। सर आपने बताया दुखांतक जो ट्रेजेडी है। मैंने नहीं बताया, ये दावा मैं नहीं कर रहा हूँ। आप बताइए कि आप क्या। सर मैंने जो समझा है वो सर ये समझा है कि कार्य व्यापार का अनुकरण है, और ये कार्य व्यापार जो आंतरिक है, और इसका जो है अगर देखिए आंतरिक कैसा है, जो चरित्रों से, भावों से, घटनाओं से, क्रियाओं से। इसको थोड़ा सा और डिक्लास कर सकते हैं शबीर। जरूरी नहीं है कि अगर कार्य व्यापार एक जटिल शब्द की तरह आ रहा है, बार बार एक टर्मिनोलॉजी की तरह आ रहा है, तो हम उसको छोड़ करके चरित्र, भाव और क्या कर सकते हैं कि घटनाएं जो है उसको लिख करके और ब्रैकेट में कार्य व्यापार कर सकते हैं। समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि कार्य व्यापार शब्द को ले। ये एक कह सकते हैं कि ये एक ऐसा शब्द है जो टेक्निकल जैसा जुड़ गया है, और यही शब्द हमारी परिभाषा को समझने में सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। तो उसको छोड़ते हुए भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है सर। तो जो कार्य व्यापार जो ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, जो चरित्र, भाव, घटनाएं, क्रियाएं आदि जो है वो कैसी होनी चाहिए? जो गंभीरता पूर्ण होनी चाहिए, और पूर्ण होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, जो विस्तृत होना चाहिए। यानी कि जो है विस्तृत होने का मतलब है जो कथानक है वो संपूर्ण होने चाहिए। उसके अलावा जो है इसमें भाषा की बात आई है कि इसकी भाषा जो है अलंकृत होनी चाहिए, जो हर सतर पे व्यापक हो, और इसके साथ जो लय हो, गीत हो, जिसका अभिनय किया जा सके। और इसके माध्यम से क्या होगा, जहाँ भाव उच्चतर सतर पर पहुंचकर, जहाँ पे जो करुणा, भय आदि के माध्यम से जो है इसका विरेचन हो सके। यही सर ये दुखांतक है। कोमल कुछ कह रही थी। हाँ सर, हम भी यही कह रहे थे कि जो दुखांतक होता है ऐसा कार्य व्यापार बोले तो भाव और चरित्र और कार्य, जो कि हम लोगों का खासकर आंतरिक है और बाद में साधारणीकृत होकर बाह्य बन जाता है। मतलब दुखांतक जो होता है हमारे भावों का, चरित्रों का, और जो हमारा अंतर्मन में कार्य होता है उनका अनुकरण है, जो कि गंभीर होता है, पूर्ण मतलब कि अपूर्ण मतलब अखंड नहीं होता। एक प्रकार से जो हम अभिनय करते हैं पूर्ण होना चाहिए, एपिसोड रूप में नहीं होना चाहिए, और मतलब विस्तृत होना चाहिए। विस्तृत नहीं होगा तो मतलब कोई भी मतलब जो दुखांतक होगा विस्तृत होना चाहिए, नहीं तो मतलब उसका मतलब कलात्मक निरूपण जो है उस तरह से नहीं हो पाएगा। और जो इसकी भाषा है मतलब अपने तरीके से अलग अलग हो सकती है। जो वर्तमान है उसके अनुसार मतलब इसका वर्तमान भी पृथक पृथक रूप में होगा, उसके अनुसार भाषा भी हो सकती है या फिर होती है।
और मतलब यह आख्यान रूप में नहीं हो सकता, बल्कि यह चूंकि हमारा कार्य व्यापार होता है तो आख्यान यानी कि ऐतिहासिक नहीं हो सकता। और ऐसे होता है कि जो हमारे मतलब अंतर्मन में चल रहे हमारे मनोविकार होते हैं, जैसे करुणा हो गया, वह हो गए, और जो अन्य मनोविकार हो सकते हैं, उनको एक प्रकार से उद्बुद्ध करके उसको विवेचित कर देता है। हाँ, दरअसल क्या है, ये जब पूर्ण और विस्तृत कह रहे हैं तो इसको भी समझिए। यूनान में उन दिनों लोगों के पास क्या था भाई? आज की तरह मोबाइल थोड़ी था कि थोड़ा मनोरंजन इधर कर लिए, थोड़ा उधर कर लीजिए। आप अपने बचपन के दिन याद करिए, और दशहरा के अवसर पर जो मेला लगता था या जो नाच और नौटंकी की मंडली आती थी, उसको जरा से ध्यान में रखिए और आप देखिए कि क्या होता था। दिन भर का सारा काम वाम निपटा करके स्त्री पुरुष सारे लोग जो है शाम के समय जो है जा करके बैठ जाते थे, या गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, वो जा करके, और फिर उसके बाद पहले तो गीत वगैरह ये सब बजता उठता था, या ये उस पर नृत्य चलता था, और बाद में जो है एक कोई कंटेंट पर जो है नाटक आप देखेंगे कि मंच पे खेला जाएगा। नाटक ही जैसा वो होता था, नाटक खेला जाएगा किसी कहानी की तरह, जो है डाकू फलाना सिंह या कुछ, या कई बार कुछ फिल्मों के सब्जेक्ट उठा लेते थे लोग और उसको दिखाते थे, और उसको खेलते खेलते दिखाते दिखाते बोर हो जाती थी। श्रम का परिहार यूं भी होता था। श्रम में जो, जिसे भरत मुनि जिसका सूत्र देते हैं ना कि भाई क्या होता है, नाटक ये सब क्या करता है, या काव्य क्या करता है, ये महाकाव्यों में क्या होता है, इसको पढ़ने तो उस तरफ अगर आप ध्यान दें तो आप इसको समझ पाएंगे। लोग बाग इकट्ठा होकर के आ रहे हैं। अमूमन किस दिन दिखाया जाता रहा होगा नाटक? हर दिन नहीं, तय होता था, पहले से मुनादी बजवाई जाती थी, घोषणा होती थी कि फलाने दिन फलाना नाटक दिखाया जाएगा। लोग अपने अपने काम को निपटा करके बहुसंख्य में वहां जुटते थे। जब वो जुटते थे तो ऐसा तो नहीं है कि बहुत दूर दूर से आएंगे भाई। लोग 20-20 कोस से चले आ रहे हैं, 30-30 कोस से चले आ रहे हैं, 50-50 किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं कि आज जा रहे हैं फलानी चीज देखने। ये भी एक क्रेज है। तो जब वो आएंगे तो आप ऐसा तो नहीं है कि उसको 10 मिनट में खत्म कर दीजिएगा भाई। 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा तो कुछ चलेगा ना, 5 घंटा तो कुछ चलेगा ना, ताकि उनका आना सार्थक पड़े। तो कथा इसलिए भी विस्तृत होनी चाहिए। और कहा कि आएंगे तो वो चले जाएंगे, तो इसकी गारंटी थोड़ी है कि जो आज आए हैं वही कल भी आएंगे। जो आज आए हैं वही कल भी आएंगे, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो ना आए, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लोग, कुछ लोगों को अनिवार्य काम पड़ जाए, तो फिर तो आप अगर उनको आधे पर ले जा करके छोड़ देंगे, अगर आप उनको पूर्ण कथानक नहीं दिखाएंगे या पूरी तरह से नहीं दिखाएंगे, तो वो जो उनका जो विरेचन है वो खंडित हो जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा, साधारणीकरण का काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये कंडीशन रखा कि भैया देखिए, पहली बात तो गंभीर होना चाहिए, क्योंकि गंभीरता क्या करेगी? करुणा और भय को जन्म देगी। अगर गंभीरता नहीं हो, क्योंकि हम कॉमेडी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो गंभीर होना चाहिए। और इसीलिए कहा कि पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि भाई जो लोग बाग आ रहे हैं वो जरूरी है कि जो आज आपके दर्शक हो कल भी आपके दर्शक हो। और तीसरी बात है कि वो विस्तृत होना चाहिए, ताकि एक ठीक ठाक समय ले वो जुड़ सके, अलग अलग चरित्रों से जुड़ सके, या उनको अपना पूरा जीवन या जीवन का कोई अंश उसमें जैसे कि दिखाई दे। ठीक ठीक है। इसी बात को निर्मला जैन ने अपनी किताब में जो लिखा है, उन्होंने उसकी भाषा थोड़ी बदल दी है। दरअसल उनकी भी भाषा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। देवेंद्र शर्मा की किताब मैं बार बार आपको इसलिए कहता हूं क्योंकि देवेंद्र शर्मा की किताब लगभग लगभग वही है जो विमसेट और क्लिंसब्रुक्स की किताब है। और विमसेट क्लिंसब्रुक्स जो है एक तरह से हमारे हिंदी अनुवाद से थोड़ा सा अधिक प्रमाणिक ठहरते हैं, और उससे भी अधिक प्रमाणिक ठहरेगा वो जो ग्रीक को जानता होगा और जिसने मूल रूप से उसको पढ़ा या समझा होगा। खैर, और निर्मला जी अपनी किताब में उस त्रासदी की परिभाषा का अनुवाद कुछ इस तरह करती हैं। कहती है कि त्रासदी जो है गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि देवेंद्र शर्मा से भी थोड़ी कठिन शब्दावली जो है या उसको जटिल बना देती है निर्मला जी, अभी हैं वो। तो त्रासदी गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। ये अनुकरण नहीं कहती, ये अनुकृति कहती है। ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए भी आपको बता दे रहा हूं कि कभी जब आप परीक्षाओं में बैठिएगा और इस तरह की जब चीजें आएंगी कि किसने अनुकरण का इस्तेमाल किया है अपनी किताब में, किसने अनुकृति कहा है उसे,
हिंदी अनुवाद में, या तो ऑब्जेक्टिव भी मेरे साथ आपका तैयार होता चलता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो कहा कि त्रासदी गंभीर, स्वतःपूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। यह सामाख्यान रूप में न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। यहां ला करके कार्य व्यापार इस्तेमाल किया उन्होंने कि कार्य व्यापार के रूप में होती है, जबकि वहां क्या कहा कि ये कार्य व्यापार के रूप में होती है, वर्ण नहीं होती है। उसी को इन्होंने समाख्यान कहा। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विवेचन किया जाता है। कुल मिलाकर के निर्मला जी की जो परिभाषा है, जो अनुवाद है, वो उनका थोड़ा सा कठिन है, चीजों को थोड़ा जटिल बना देता है और एक एक शब्द को आपको खोलना पड़ेगा। और जो उसका विश्लेषण करती हैं वो कहती हैं कि त्रासदी कार्य की अनुकृति है। त्रासदी क्या है? ट्रेजेडी क्या है? कार्य मतलब एक्शन की अनुकृति है। फिर कहा कि यह कार्य गंभीर होता है, स्वतःपूर्ण होता है, निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य व्यापार का वर्णन नहीं है, प्रस्तुति है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको मंच पर दिखाया जाता है। इसका माध्यम भाषा होती है। वह भाषा या भाषा नाटकोचित, जो नाटको उचित जो गुण है या जो साज सज्जा है, सौंदर्य है, उससे अलंकृत होती है। और करुणा और त्रास के द्वारा यह जो है मनोविकारों का उचित विवेचन करती है। त्रासदी उचित विवेचन करती है, विवेचन करने का काम करती है। तो ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं अंग्रेजी वर्जन को एक बार और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ट्रेजेडी, याद रखिएगा, पेरिपोएटिकस के अध्याय 6 में इसकी परिभाषा अरस्तु ने दी है। और अरस्तु ने परिभाषा में कहा है कि एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट and of certain magnitude in language imbued with each kind of artistic ornament. The several kinds been found in separate parts of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions. अब भी अगर किसी को यह परिभाषा नहीं समझ में आई तो वो कह सकता है कि उसे कहाँ नहीं समझ में आई। सर ये इंग्लिश वाली कौन सी राइटर की? मैंने बताया तो था कि ये जो है शॉर्ट हिस्ट्री है, विंसेंट और क्लिंट ब्रुक्स की किताब। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इस किताब का नाम है। पहले जिन जो किताबों की लिस्ट आपको लिखाई थी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये विंसेंट जूनियर और क्लिंट ब्रुक्स के द्वारा लिखी गई है और तकरीबन ये 60 के दशक में तैयार हुई थी। उसके बाद ही जो है हिंदी अनुवादों का सिलसिला शुरू हुआ, जो जिसमें पहला काम देवेंद्र शर्मा ने किया। तो आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आपको यूनिवर्सिटी चौराहे पर मिल जाएगी जो ग्रीक पर लिखी गई है या ग्रीक लिटरेचर या ग्रीक पोएटिक्स पे लिखी गई है। खैर, और किसी को कुछ पूछना है कि आगे बढ़े? सर निर्मला जन जो अनुकृति शब्द का इस्तेमाल कर रही है यहाँ पे, कार्य से युक्त अनुकृति का नाम है, तो इसका अनुकृति का क्या तात्पर्य लेती हैं वो? और सर एक चीज और की जो बूचर का जो डिफिनेशन है, देखो शबीर, कृति रचना के लिए करती है ना, वो रचना मतलब कि है वो किसी का, वो भी कहती है कि कार्य की अनुकृति है। कार्य को देख करके, यानी कि आप कैरेक्टर, इमोशंस या घटनाओं को देख करके ही क्या कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहती है कि अनुकरण कर रहे हैं या नकल कर रहे हैं। वो भी उसमें कृति शब्द जोड़ देती है कि उसको रिक्रिएट कर रहे हैं, उसकी सृष्टि कर रहे हैं, उसका एक रचनात्मक पक्ष है वो, या उसकी एक रचनात्मक बुनावट है जैसा। सर ये बूचर वाला जो डिफिनेशन था कि कार्य व्यापार को लेकर की चरित्र भाव, कार्य व्यापार की बात कर रहे हैं, उसमें एक और कार्य व्यापार आ जा रहा है, सर क्या तात्पर्य है? सर कार्य व्यापार आने जा रहा है। मैंने कहा ना कि बूचर ने ये कहा कि इसलिए तो स्पष्ट किया कि कार्य व्यापार जो त्रासदी में प्रयोग में आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अकेला शब्द नहीं है। त्रासदी में, ट्रेजेडी में आप जो जिस कार्य व्यापार को दिखाते हैं वो कार्य व्यापार समुच्चय होता है। किन किन चीजों का है? तो उसी को कहा कि 3 चीजें उसमें समाहित हैं। वो 3 अलग अलग तत्वों का समाहार होता है कार्य व्यापार।
तो उसमें कहा कि एक तो चरित्र होता है, दूसरा भाव होता है, और तीसरा जो कार्य व्यापार कहा वो कार्य मतलब एक्शन से लिया, यानी कि घटनाओं से लिया, उसको भी वो कार्य व्यापार ही कहते हैं। समझ गए ना? कार्य व्यापार तीन तत्वों का सामूहिक एक तरह से शब्द है, जिसमें चरित्र, भाव और घटनाएं शामिल हैं, या चरित्र, भाव और कार्य यानी कि एक्शन शामिल है। ठीक है? अरे भाई बोलिए जल्दी, तो आगे बढ़े। हाँ सर, तो ठीक है सर, वही वो 2 बार मतलब इस्तेमाल किया, तो मतलब एक्शन हाँ, नहीं, एक्शन के तौर पे लिया उन्होंने। उसी को, हाँ, उसी को स्पष्ट किया है कि कार्य व्यापार में तीन चीजें आती हैं, तीन चीजों का ये समाहार है, तो उसको वो इसलिए कहा ना। अब देखिए, पहले शुरू में ही कहा कि भाई एक एथोस है, पाथोस है और प्रॉक्सिस है। तो एथोस चरित्र है, पाथोस भाव है, और प्रॉक्सिस क्या है? कार्य है। एक्चुअली हम कंफ्यूज इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि कार्य व्यापार जब हो गया तो कार्य व्यापार में ये तीनों चीजें कैसे आ गई। कार्य व्यापार भी एक प्रक्रिया है। कहा ना कि क्या है कि ये एक आंतरिक, जो जिसको कहते हैं ना कि आंतरिक प्रक्रिया है। प्रॉक्सिस पूरी तरह से आंतरिक प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण है, और ये जो आंतरिक प्रक्रिया का प्रस्तुतिकरण है वो भी उसका एक हिस्सा है। इसको फिर पढ़िएगा, अगर फिर समझ में आएगा तो आप पूछिएगा, अगर दिक्कत होगी तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं जब भी आप कटघरे में खड़ा करेंगे आ जाऊंगा। तो क्या इतना सर सर, क्या अनुकरण और अनुकृति और अभिनव गुप्त द्वारा दी गई अवस्थाकृति मतलब तीनों अंतर हैं, अलग अलग? देखिए, अनुकरण और अनुकृति में नहीं, अनुकरण और अनुकृति में नहीं। देखिए, ये तो टर्म, शब्द का भाई प्रयोग करने का तरीका है। निर्मला जैन ने अपने यहाँ कहा कि जो है ये क्या है कि कार्य की अनुकृति का नाम है त्रासदी। ठीक है? और इसी को देवेंद्र शर्मा ने इसका अनुवाद किया कि कार्य व्यापार का अनुकरण है त्रासदी। देवेंद्र नाथ के लिए ये कार्य व्यापार शब्द उपयुक्त जान पड़ा, निर्मला जैन के लिए कार्य शब्द उपयुक्त जान पड़ा, उनके लिए अनुकरण उपयुक्त जान पड़ा, इनके लिए अनुकृति उपयुक्त जान पड़ा। तो अनुकरण क्या है? रिक्रिएशन है ना, रिप्रोडक्शन है। तो आप अनुकृति भी रिक्रिएशन ही है। एक कृति को आप रच रहे हैं, किसी चीज को देख करके उसको नया आकार दे रहे हैं, नया पैरहन दे रहे हैं, उसको नया कलेवर दे रहे हैं, तो इस सेंस में कहा। और बाकी भारतीय काव्यशास्त्र आपने जिनका नाम, क्या चीज? अवस्थाकृति। अवस्थाकृति, अब इसके बारे में मैं विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र का मैं प्रमाणिक विद्वान नहीं हूं अंतिमा, तो इसके लिए आप क्षमा करिएगा। बाद में या तो पूछ लीजिएगा या किसी भारतीय काव्यशास्त्र के विशेषज्ञ से पूछिएगा इसके बारे में। नहीं, ऐसा कहा जाता है कि मतलब जो अरस्तु द्वारा अनुकरण जो सिद्धांत दिया गया वो मतलब भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये अभिनव गुप्त से मिलती अवस्थाकृति तो एक ही है। वो अभिनव गुप्त से क्या मिलती है? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि आप भरत मुनि से चले जाइए ना, अपने एकदम जिसको कहते हैं ना कि जीरो से जहां से स्टार्ट है वहीं से आपको मिलना शुरू हो जाता है। पूरी की पूरी त्रासदी की परिभाषा या कला की परिभाषा या टैलेंट की परिभाषा या रचनाकार की परिभाषा, जिन जिन तत्वों पर आप बात करेंगे भारतीय काव्यशास्त्र के अपने आदि आरंभिक रूप में, वो सारे के सारे तत्व कहीं ना कहीं जाकर के अरस्तु प्लेटो के यहाँ मिलेंगे आपको, लगभग वही फिर अलग तरह से एक्सटेंड होते चले जाएंगे। तो चूंकि मैं उस शब्द या उसके विश्लेषण के बारे में बहुत नहीं जानता, तो इसलिए मैं अभी कोई हवाई कल्पना नहीं करना चाहूंगा। बाद में भले उस पर बात कर सकता हूँ। जी ठीक है, और किसी का कुछ नहीं? तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप त्रासदी की परिभाषा को समझ गए होंगे। हम इस परिभाषा को 2 मिनट में भी खत्म कर सकते थे, लेकिन हमने अच्छा खासा समय लिया क्योंकि आप जब अपनी बातचीत कर रहे थे तो उस बातचीत में आप 6 तत्व तो गिना रहे थे। आप उस बातचीत में कथानक पर बातचीत कर रहे थे जब शुरू में मैंने पूछा, लेकिन आप इस परिभाषा को उस तरह से खोल नहीं पा रहे थे या रख नहीं पा रहे थे जितने की मुझे अपेक्षा थी। तो मुझे लगा कि शायद इस पर बात करना ज्यादा जरूरी है और विस्तार पूर्वक बात होनी चाहिए। अब कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो कार्य व्यापार है, इसके बारे में या अनुकरण या विरेचन, इन शब्दों के बारे में देवेंद्र शर्मा तो उसमें विस्तार से बात करते हैं। अनुकरण पर हम बात कर ही चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करना है। आप इसलिए भी ध्यान रखिएगा
कि जब भी अनुकरण शब्द आए तो आप कल की कक्षा याद रखिएगा और कल के पहले की कक्षा कि अनुकरण क्या है, इमिटेशन क्या है। अगर इमिटेशन भूल जाइएगा, अनुकरण भूल जाइएगा, तो आप जो है इस कार्य व्यापार को अनुकरण क्यों कहा गया है इसकी बहुत ही क्रिएटिव और अच्छी व्याख्या नहीं कर पाइएगा। तो हर एक क्लास एक दूसरे से कोरिलेट है, ये ध्यान रखिएगा। अब कहा कि दुखांतक के 6 अंग होते हैं। हाँ भाई ठीक है, और ये 6 अंग कौन कौन से होते हैं? आप इसे 6 अंग कह लीजिए चाहे 6 तत्व कह लीजिए। कोई बताइए कि भारतीय नाट्य शास्त्र में या नाटक में कितने तत्व होते हैं? हमारे यहाँ 3 नाटक के कितने तत्व होते हैं? रंजीत ने कहा 3 होते हैं। वस्तु, नेता, रस। वस्तु, नेता, रस, यही ना? यस सर। वस्तु पहला तत्व, दूसरा नेता और तीसरा रस। अब आइए देखिए इसको जरा ध्यान से। कहा कि दुखांतक के 6 तत्व होते हैं। कहा कि पहला कथानक, दूसरा चरित्र, तीसरा विचार, चौथा पदयोजना, पांचवा गीत और छठा दृश्य। पहला कथानक यानी कि प्लॉट, हमारे यहां वस्तु यानी कि प्लॉट यानी कि सब्जेक्ट। दूसरा चरित्र, कैरेक्टर, हमारे यहां जिसे नेता कहते हैं, कैरेक्टर वो। और तीसरा जो है भारतीय काव्य शास्त्र ने नाटक के बारे में रस कहा। अब देखिए, विचार यानी कि थॉट, पदयोजना यानी कि डिक्शन, गीत यानी कि सॉन्ग, दृश्य यानी कि स्पेक्टिकल जिसे कहा गया, ये चारों के चारों जो है ये रस में जाकर के समाहित है, क्योंकि रस की सृष्टि इन चारों के बगैर हो ही नहीं सकती है। एक बेहतर पदयोजना के बगैर, एक ठीक ठाक विचार के बगैर, गीतों के बगैर या जो है दृश्य के बगैर, यानी कि वो मंचीय नहीं होगी तो सहृदय तक पहुंचेगी ही नहीं। पहुंचाने की शर्त ही है कि वो मंचीय हो। ये भी आपको मिलता जुलता दिखाई देगा। जिसे अब हम लोग विस्तार से पढ़ना शुरू कर देते हैं कि जिसे हम कथानक कहते हैं वो कथानक क्या है। कथानक के बारे में बातचीत करें कि कथानक है क्या, किसे कथानक कहेंगे। तो पोएटिक्स के या पेरीपोएटिकस के अध्याय 6 में ही, जिसमें उन्होंने त्रासदी को परिभाषित किया है, वो किताब मैंने आपको भेज दी है गूगल क्लासरूम में, तो आप क्लास के बाद भी जाकर के उसको मैच करके देख लीजिएगा एक बार कि चैप्टर 6 में उन्होंने क्या क्या लिखा है। उसी में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि प्लॉट जो है, स्टेटमेंट देते हैं कि प्लॉट यानी कि उसके लिए यूनानी शब्द क्या है? कथानक के लिए यूनानी जो शब्द है वो क्या है? मुथोस, MUTHOS, मुथोस, ये शब्द रखते हैं वो। स्टेटमेंट दैट द प्लॉट मुथोस इज द सोल एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजेडी। त्रासदी का जो सबसे पहला और जो प्राथमिक तत्व है, या जो उसका प्राथमिक अंग है या सर्वप्रथम जो अंग है, वो है कथानक। इससे मामला साफ हो जाता है। क्या साफ हो जाता है? कि किसी भी चीज के बगैर कथानक हो सकती है, भले ट्रेजेडी हो सकती है, नाटक हो सकता है, लेकिन क्या कथानक के बगैर नाटक हो सकता है? बताइए। बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि मुथोस इज द सोल एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रेजेडी। ये एक तरह से त्रासदी की आत्मा है। त्रासदी की आत्मा है कथानक। मुथोस त्रासदी की आत्मा है, प्लॉट त्रासदी की आत्मा है। इसके बगैर जो है आप कोई कल्पना कर ही नहीं सकते। जब तक कि आपके पास प्लॉट नहीं है, जब तक कि आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, तब तक आप कुछ सोच ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ये प्राइमरी है, ये बेसिक है, इसका होना जरूरी है। इसीलिए कहा कि कथानक अनिवार्य तत्व की तरह है। और ये कहा कि
Poetry imitates men not only in their action but in their characters and feelings, and he says to the ethos as well as mythos is one of the 6 elements of tragedy. और उसके बाद जाकर के उन्होंने महत्व दिया या महत्वपूर्ण माना चरित्र को, जिसको इथॉस कहते हैं। और पहले भी हम ये शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं, नया नहीं है वो। सवाल यह है कि कथानक किसको कहेंगे? कोई बताए आप में से कि कथानक क्या है? सर कथानक बेसिकली अगर देखा जाए, अगर प्लॉट की बात की जाए तो सर अगर मान लीजिए सर कोई उपन्यास है चाहे कहानी है, तो वो उसकी कह सकते हैं कि वातावरण क्या है, मतलब कि उसकी वो किस प्रकार से गढ़ा गया है। ग्रामीण जीवन की कहानी है, अगर ग्रामीण जीवन कहानी है तो किस प्रकार से उसमें घटनाएं घटित होंगी और उसमें किस चीज़ों को लिया जाएगा। सर एक चीज़ और मैं कंफ्यूज करता है, कथा वस्तु और कथानक दोनों में कुछ लोग अंतर बताते हैं, कुछ लोग एक ही बताते हैं, तो इस पर थोड़ा सा आप बता दीजिएगा सर। वो कोई अंतर वंतर नहीं है। अंतर वंतर केवल भाषा का और शब्द का है। बताने के लिए तो हम कहते हैं कि एक से दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होते, अलग अलग होते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। वो जिसको कथानक कह रहे हैं, कथानक एक तरह से क्या है, वो प्लॉट को ही कह रहे हैं। भाई आप हड्डी होगी तभी तो उसके ऊपर मांस चढ़ा लेंगे, हड्डी नहीं होगी, रीढ़ ही नहीं होगी तो आप खड़ा कैसे करेंगे? आपके पास जमीन ही नहीं है, इसीलिए प्लॉट को जमीन कहा लोगों ने, कि भाई जमीन होगी तभी तो उस पर इमारत खड़ी करेंगे। कोई थॉट ही नहीं होगा, कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं होगा, तो आप उसको डेवलप कैसे करेंगे? हम उसको अपने यहाँ सब्जेक्ट कहते हैं। भाई कोई सब्जेक्ट, कोई कहता है ना कि किसी कवि से पूछे, कहे अरे कोई सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई कहता है कि अच्छा सब्जेक्ट मिल सर गया। इसे स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं। कह लीजिए क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप उसको स्टोरी कह के समझिए, आप उसको खाप कह के समझिए, आप उसको जमीन कह के समझिए, आप उसको अपना एक तरह से कह सकते हैं कि कच्ची सामग्री कह के समझिए, चाहे जिस भी स्तर पर समझिए, बेसिक और प्राइमरी चीज है ये। इसीलिए इसके बारे में कहा गया कि कथानक क्या है, तो कहा कि कथानक जो है घटनाओं की कलात्मक संरचना है। कहा कि कथानक क्या है, तो कथानक घटनाओं की कलात्मक एक तरह से क्या है, संरचना है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंसिडेंट्स, ये देवेंद्र शर्मा की किताब में भी है कि 6 अंगों में जो सबसे प्रमुख तत्व है वो है कथानक। अगर नाटक के साथ इसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो आपने उपन्यास और कहानी के कितने तत्व पढ़े थे? मतलब आधुनिक समय के उपन्यास और कहानी से पहले उपन्यास के कितने तत्व होते हैं, कहानी के कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व। 6 तत्व। 6 तत्व को याद रखिए आप, मतलब याद रखने के लिए कह रहा हूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि अपने यहां अगर नाटक के 3 तत्व हैं, वस्तु, नेता और रस, तो आप उसको देखिए कि वस्तु जितना महत्वपूर्ण आपके यहाँ उतना ही महत्वपूर्ण वो त्रासदी में भी है। नेता के जिन गुणों की तरफ इशारा किया गया है आपके यहाँ भारतीय नाट्यशास्त्र में, उन्हीं गुणों की तरफ पाश्चात्य या जो है अरस्तु के पेरिपोएटिकस में भी इशारा किया गया है कि नेता कैसा होना चाहिए। ये जब हम चरित्र पर आएंगे तब बताएंगे। उसी तरह से मैंने कहा कि आपके यहाँ एक तत्व रस है जिसमें सब कुछ समाहित है, जिसमें औचित्य भी समाहित है, वक्रोक्ति भी समाहित है, अलंकार भी समाहित है, सब समाहित है। और वहां क्या है, वहां इसको अलग कर दिया गया, वहां इसको थॉट को अलग कर दिया गया, डिक्शन को अलग कर दिया गया, सॉन्ग को अलग कर दिया गया, स्पेक्टिकल को अलग कर दिया गया। तो 4 तत्व बना करके कुल मिलाकर के बाद के 4 दरअसल रस के बराबर है और शुरू के तत्व बिल्कुल प्रमुख है। इस आधार पर लीजिए। तो कहा कि भाई कथानक क्या है, तो कथानक घटनाओं की कलात्मक संरचना है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंसिडेंट्स, घटनाओं की कलात्मक संरचना। और ये घटनाओं की कलात्मक संरचना किसके द्वारा घटित होती है, तो कहा कि कार्य व्यापार के द्वारा घटित होती है। कथानक घटनाओं की कलात्मक संरचना है। इसको कोई स्पष्ट करे, प्रदीप ही स्पष्ट करे, नाटक के आदमी है, नाटक वाले से इतनी मदद तो मिल ही जाएगी मुझे। हेलो, हाँ सर बोलिए कि कहा गया कि कथानक घटनाओं की कलात्मक संरचना है, इसको स्पष्ट करिए। सर जैसे कि दरअसल मेन जो कथानक होता है वो तो रॉ मटेरियल में होता है, जब आप लिखने से पहले जो होता है। लेकिन जब आप एक समग्र नाटक को देखेंगे, जब कंप्लीट नाटक को देखेंगे
तो उस कथानक को सही क्रम में रखने और सही क्रम में उल्लेखित करने का की जो क्रिया है वो कलात्मक ही है। क्योंकि अगर आप घटनाओं का जिक्र इधर उधर कर देंगे तो ट्रेजेडी का भी नाटक हास्यास्पद लगने लगेगा कई बार। तो उसमें तो आप, जबकि आप कहना वही चाह रहे हैं, लेकिन आपने शुरू पहले का पहले बताया, बाद का पहले बता दिया, और शुरू का बाद में बताया या बीच में बताया, और बीच वाला ले जाके लास्ट में या पहले बताया। तो ये तो कथानक जो आपके मन में है एक रॉ मटेरियल जो है, जिसको लेके आप प्लॉट, जो जिस प्लॉट पे आप नाटक तैयार करना चाहते हैं या फिर जो कहानी आप कहना चाहते हैं, उसको सही ढंग से कलात्मक दृष्टि से ही कह पाना, मतलब तो कथानक को सही ढंग से उल्लेखित कर पाना है। आप हो सकता है कि उसको पहले भी कर सकते हैं, घटना जो पहले बाद में घट रही है उसको पहले कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो कलात्मकता होनी चाहिए। कई बार आप पहले नाटक घटा दिए, पहले जो बाद में घटता है वो पहले घटा दिया और फिर फ्लैशबैक में गए, तो वो चीजें आपके कला पर ही निर्भर करती हैं। ठीक है प्रदीप, कहने का अर्थ ये है कि घटनाएं तो होती है सबके सामने, घटनाएं हमारे सामने, आम ऑडियंस के सामने भी होगी, लेकिन जो एक कलाकार होता है, जो रचनाकार होगा, जो ट्रेजेडी का निर्माता होगा, वो जब उसकी मेकिंग करेगा तो वो नया बनाएगा ना उसको, या महत्वपूर्ण बनाएगा, या एट्रैक्टिव बनाएगा, जो उसकी ऑडियंस को बांध सके। तो वो क्या करता है कि घटनाएं उठाता है, लाता तो घटनाओं को वो जीवन से ही है, लेकिन जीवन से लाने के बाद उनकी कलात्मक जो है संरचना करता है, उनको जो है कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त करता है। और ये जो कलात्मक संरचना है, ये क्या होती है? ये कार्य व्यापार द्वारा ही घटित होती है। फिर से याद करिए, कार्य व्यापार यानी कि चरित्र द्वारा, भाव द्वारा और कार्य के द्वारा। कार्य व्यापार का उद्देश्य चरित्रों का प्रतिरूपण नहीं होता। यह हम अनुकरण में पढ़ चुके हैं, फिर दोहरा रहा हूं, सुन लीजिए। कार्य व्यापार का उद्देश्य चरित्रों का प्रतिरूपण नहीं होता, उनको ले आकर के सीधे सीधे प्रेजेंट कर देना नहीं होता, बल्कि घटनाओं का सुनियोजित प्रस्तुतिकरण है। सुन लीजिए फिर से इसको, कि कथानक क्या है? घटनाओं की कलात्मक संरचना है। समझ गए कि घटनाओं को कलाकार क्या करता है? उसको एक सौंदर्य के साथ, एस्थेटिक्स के साथ क्रमबद्ध ढंग से या अपने हिसाब से कि वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऑडियंस को बांध पाए, ऐसे डेवलप करता है। जिस चीज को वो डेवलप करता है वो कार्य व्यापार ही है, यानी कि कैरेक्टर और इमोशंस और प्रॉक्सिस यही है। और कहता है कि वो जो उसमें प्रेजेंट करता है या रखता है कथानक में, वह ये नहीं होता कि वो उसका उद्देश्य होता है, एम होता है कि वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर दे। नहीं, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने से ज्यादा जरूरी होता है कि वो घटनाओं को कैसे दिखाता है। उसके लिए चरित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, उनका प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए कहा कि चरित्र के अभाव में दुखांतक हो सकता है, लेकिन कथानक के अभाव में नहीं हो सकता। फिर से सुन लीजिए, चरित्र के अभाव में दुखांतक हो सकता है, क्योंकि दरअसल कार्य व्यापार क्या काम? चरित्रों का प्रतिरूपण नहीं होता। अगर चरित्रों का प्रतिरूपण होता कार्य व्यापार का काम, तो चरित्रों के बगैर ट्रेजेडी नहीं हो सकती थी। लेकिन उसका चरित्रों का प्रतिरूपण करना उद्देश्य नहीं है, उसका उद्देश्य है घटनाओं को दिखाना, घटनाओं की सुनिश्चित प्रस्तुति करना। इसलिए कथानक के बिना ट्रेजेडी नहीं हो सकती है, चरित्र के बिना ट्रेजेडी हो सकती है। ये समझ में आया किसी को? ये जो मैंने अभी कहा किसी को समझ में आया? यस सर। बताइए, समझाइए, सबको समझाइए फिर से। मतलब कि सर जो रचनाकार होता है, मतलब कि वो चरित्र नहीं गढ़ता है, ओके, वो मतलब कि घटनाओं को अपने कलात्मक तरीके से रचता है और फिर उसको मतलब बाद में अभिनय किया जाता है। तो और कोई सर जा सकता है? मैं कुछ कहना चाहूंगा। बताइए सर, एक दिन जो है जनसत्ता में एक आर्टिकल छपा था, उसमें सर हिंदी साहित्य से रिलेटेड जो है कथा वस्तु और कथानक का डिफरेंस बताया गया था। अगर उसके लिए आप देखें, जैसे उसमें कहा गया था कि कथा वस्तु जो है वह सामग्री है जिसे कहानीकार अपनी रुचि के अनुरूप
विभिन्न क्षेत्रों से चुनता है, जैसे किसान जीवन हो गया, मध्यवर्गीय जीवन हो गया, दलित जीवन हो गया, बेरोजगारी हो गया, भ्रष्टाचार हो गया इत्यादि। इन चुनी हुई सामग्रियों को जब विविध तरह के पात्रों, उनकी क्रिया व्यापारों और घटनाओं में जो व्यवस्थित और निरूपित कर देता है, तो उसको कथानक की सृष्टि करते हैं। मतलब कथानक तब होता है, अगर उस लिहाज से देखें तो चरित्र इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। चरित्र अगर नहीं होगा, अगर किसान जीवन नहीं होगा, किसान अगर होरी नहीं होगा किसी कहानी में, तो सर कैसे मतलब विरेचन कैसे होगा? मतलब सिर्फ कथानक से, और सिर्फ व्यवस्थित किसे करेंगे हम? तो कोई चीज होगा तो व्यवस्थित करेंगे सर। महिला आंचल में क्या होगा? महिला आंचल में क्या होगा शबीर? सब महिला आधा आंचल गांव में में अगर क्या देखा होगा? वहां पर सर अगर देखा जाए तो स्थानीय विशेष जो थोड़ी है, कहा मतलब कि आंचलिकता जो है वहां पे चरित्र का काम कर रहा है। एक मिनट ध्यान दीजिए, आप लोग फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आपसे जब ये कहा जा रहा है, जैसे कि अभी जो सुनील ने बताया, थोड़ा सा उन्होंने उसमें छोड़ दिया, ये कहा जा रहा है कि भाई कार्य व्यापार का उद्देश्य केवल घटनाओं को दिखाना नहीं है। जाहिर सी बात है कि घटनाएं होंगी, चरित्र भी होंगे, लेकिन वो ये कह रहा है कि चरित्रों का प्रतिरूपण ही उनका उद्देश्य नहीं है। चरित्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगे, क्योंकि वो चरित्र अंततः संचालित किसके सहारे होंगे? चरित्रों को कौन संचालित करता है? चरित्र जो है रचनाकार की मुट्ठी से किस किस वजह से फिसल जाते हैं, या किस वजह से बदलते हैं अपने सिचुएशंस को, बताइए। घटनाओं के माध्यम से बदलेंगे ना। घटनाओं के माध्यम से बदलते हैं ना। आप ये भी रखिए कि आप ये परिभाषा पढ़ किस सेंस में रहे हैं, ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी जहां जा करके उस नायक का अंत होना है, या उसकी ऐसी स्थिति होनी है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, या जिसके बारे में हम अनभिज्ञ रहते हैं। इसीलिए कहा कि दुखांतक में दो चीजें रोचक होती हैं, और दो चीजों पर निर्भर करता है दुखांतक की, उस दुखांतक की सब्लिमिटी, उसकी उदात्तता कितनी होगी। और उसमें से एक चीज है स्थिति विपर्य, जिसको रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन यानी कि पेरिपेतैया यूनानी में कहते हैं। और दूसरी चीज है अभिज्ञान, रिकॉग्निशन, जिसको आग्नोरिसिस कहते हैं यूनानी शब्द में। अभिज्ञान, दुखांतक के लिए स्थिति विपर्य और अभिज्ञान को बहुत जरूरी माना गया है। और अभिज्ञान का संबंध या स्थिति विपर्य का संबंध चरित्र से उतना नहीं होता जितना कि घटनाओं से होता है। ये अरस्तु नहीं माना है, और आप इसको भारतीय संदर्भ में भी देखेंगे। स्थिति विपर्य और अभिज्ञान क्या होता है? आपने अभिज्ञान शाकुंतलम का तो नाम सुना ही होगा। जी सर। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, जिनका बैकग्राउंड संस्कृत का रहा होगा, बीए में पढ़ा है। नहीं पढ़ा सर? हिंदी जी में पढ़े हैं। हाँ, ज्योति बताइए तो अभिज्ञान का क्या अर्थ होता है? अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का अर्थ क्या है? सर अभिज्ञान का अर्थ हम पहचान से लेते हैं, पहचान। रिशु बता रही है। हाँ रिशु सही, पहचान से, चिन्ह से लेते हैं। जब शकुंतला को पहचान नहीं पाते, कौन? दुष्यंत। दुष्यंत। तो फिर क्या क्या रास्ता अपनाता है लेखक? अंगूठी। वो अंगूठी का माध्यम चुनते हैं वो पहचान के लिए। वही तो उस पहचान से, उस माध्यम से क्या कथानक बदलता है कि नहीं? घटनाएं बदल जाती हैं कि नहीं? जी सर। जी सर, बदलती हैं बेशक। तो वहां पर चरित्र महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अंगूठी, वो अभिज्ञान, या वो घटना महत्वपूर्ण हो जाती है? घटना महत्वपूर्ण होगी। घटना से। इसी तरह से स्थिति विपर्य पर आइए। स्थिति विपर्य मतलब रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। इसके लिए मैं एक हिंदी सिनेमा का उदाहरण लूंगा। बहुत सारी सिनेमाएं हैं, लेकिन मैं एक का उदाहरण लूंगा। आप में से किसी ने हीना फिल्म देखी है? जी सर। क्या बात, बहुत पहले देखा था सर। सभी को देखनी चाहिए। हीना बहुत ही अच्छी फिल्म है, ऋषि कपूर की शानदार फिल्मों में से एक है वो। और सर फिल्मों में तो ऐसा है कि आप नाम लेते जाएंगे, हम कहेंगे जी सर। क्या बात है। हाँ, ये गुरु का असर हो सकता है आप पर। वैसे मैंने भी बहुत फिल्में देखी हैं एक दौर में। तो हीना फिल्म में आपको याद होगा कि एक गाना है, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। जी सर। ये गाना तो सुना ही होगा आपने।
यस सर। विवाह में शामिल होने जा रहा है नायक, और क्या होता है कि बिजली चमकती है, आंधी आती है, बारिश शुरू हो जाती है और उसकी गाड़ी जो है खाई में गिर जाती है। यही होता है ना। जी सर। और वहां रास्ता देखने वाले लोग रास्ता देख रहे हैं। तो घटना क्या हो रही थी? घटना सीधे घट रही थी। नायक सीधे जा रहा था अपने विवाह के लिए, तभी बीच में जो है उसकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, और गाड़ी जब खाई में गिर जाती है तो पूरी स्थिति पलट जाती है। विपर्यय का जो है अर्थ होता है, क्या कहता है, रिवर्स हो जाना, स्थिति का, सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन का रिवर्स हो जाना, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, इसी को कहा पेरिपेतैया। अब क्या है, अब नायक पहुंच जाता है पाकिस्तान में। अब फिर पाकिस्तान में उसको होश आता है, उसकी याददाश्त बहुत धुंधली है, फिर धीरे धीरे वो कैसा है, फिर वो वापस भारत आने की, यानी कि एक केवल शुरुआत में ही ये घटना घटती है, और इस घटना से पूरे फिल्म की कथानक की दिशा बदल जाती है, या पूरे फिल्म की माफ करिएगा, पूरी फिल्म की कथानक जो है लगभग लगभग तय होता है। हाँ, जिसको आप टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं, कि आप जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए और अचानक कुछ हो जाए। अभी एक त्रासदी घटित हुई थी, आपको मालूम होगा कि सीएमपी की हम ही लोग की एक कुलीग थी, और वो जा रही थी अपने जो है भाभी को विदा करके लाने लखनऊ से अपने सपरिवार, और जिस गाड़ी से जा रही थी, सुबह आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि वो जा करके टैंकर से टकरा गई, और टकरा गई तो कहाँ, खुशी में जा रहे हैं, विदा करके लाने जा रहे हैं, पूरा उत्सव वहां का, जहां जा रहे हैं वहां भी और यहाँ का भी अलग तरह का रहा होगा। लेकिन बीच में ऐसी घटना घटती है जिस घटना से न केवल वो समय, पूरा का पूरा जीवन, लगभग लगभग सारे चरित्रों का बिल्कुल बदल जाता है। तो इसलिए कहा कि भाई त्रासदी में दो ही चीजें प्रमुख हैं, या दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, या दो ही चीजें रोचक होती हैं। एक होती है स्थिति विपर्यय और दूसरी होती है अभिज्ञान, यानी कि सिचुएशंस बदलते हैं बहुत तेजी के साथ। इसलिए जब कभी आप हॉलीवुड को देखिएगा, झूठा सच में दिया, जब कभी आप हॉलीवुड की फिल्मों को देखिएगा या बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों को देख लीजिए, आप क्या पाइएगा कि वहां पर घटनाएं जो है बहुत तेजी के साथ बदलती है। आप सोचेंगे कि कुछ हो रहा है, तब तक कि कुछ बदल जाएगा। स्थिति विपर्यय का सबसे शानदार फायदा उठाया है आधुनिक समय में वेब सीरीज ने, या पुराने समय से चले आ रहे जो है नाटकों ने। क्या करते हैं कि ये ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं कि एकदम जब आप समझेंगे कि अब ये सीरीज खत्म हो जाएगी, वहीं पर ला करके घटनाओं को थोड़ा सा वो इस तरह से मोड़ देते हैं, सिचुएशन को ऐसा चेंज करते हैं कि फिर आप अगले वेब सीरीज का इंतजार, मतलब अगले सीजन का इंतजार करिए। समझ रहे हैं ना इस चीज को? अब मैंने ये क्यों कहा आपको, मैंने ये इसलिए आपको बताया कि त्रासदी में घटनाएं प्रमुख हैं, चरित्र प्रमुख नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि चरित्र नहीं होगा, पर सवाल आएगी कि क्या अगर चरित्र और कथानक में से किसी एक को चुनना पड़े, तो कथानक के बगैर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं त्रासदी की, लेकिन चरित्र के बगैर आप त्रासदी की कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि चरित्र, कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा, लेकिन घटनाएं होंगी, और घटनाएं कई और चीजों के द्वारा भी जो है वो संचालित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो यही कारण है कि चरित्र के अभाव में दुखांतक की हो सकता है। अब ये नहीं कहा कि हाँ करबे करेंगे, होबे करेगा, हो सकता है, माने संभावना बन सकती है। पर घटनाओं के अभाव में, कथा या कथानक के अभाव में दुखांतक नहीं हो सकता, क्योंकि दुखांतक को जो चीजें रोचक बनाती हैं और जो चीजें उसको प्रभावशाली बनाती है, उसमें दो कारक काम करते हैं। एक स्थिति विपर्य यानी कि पेरिपेतैया, और दूसरा जो है अभिज्ञान यानी कि अग्नोरेसिस। ये दोनों काम करते हैं। और यह भी है कि कथानक की 3 विशिष्टताएं होनी चाहिए। खैर कथानक की 3 विशिष्टताओं पर जाएंगे, उससे पहले 2 सज्जनों ने हाथ उठाया है, क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं, बताइए। सर ये जो मतलब ये घटनाओं और चरित्र की बात कर रहे हैं, तो इससे प्रेमचंद है मतलब कि खराब से खराब चरित्र को लेकर भी मतलब कि उनके जीवन का जो दुख है वो मतलब लेकर आते हैं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब चरित्र इम्पोर्टेंट नहीं है, घटनाएं इम्पोर्टेंट है। आप जैसे भी समझ जाइए, समझने से मतलब है। ये भी हो सकता है। प्रदीप, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने भी हाथ उठा रखा है। सर मैं वो झूठा सच के माध्यम से कहना चाहता था। झूठा सच में जयपुरी हैं, वो शुरू में कितने साम्यवादी रहते हैं, सब एक खुले विचार की तरह, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं घटती हैं, जैसे जैसे पाकिस्तान
और भारत का बंटवारा जोर होने लगता है, वो परेशान होने लगते हैं। वो कुछ भी चाहते हैं करना, वो कर ही नहीं पाते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो परिस्थितियां उनको बांधे रखी हैं। और दूसरा उपन्यास आते, दूसरा पार्ट आते आते तो उनका एकदम से परिवर्तन हो जाता है। वो किसी पार्टी के समर्थक नहीं होते, लेकिन अंत में कांग्रेस में वो झुक जाते हैं। और अरे फिर कहीं और मत जाइए ना, आपके पास तो खुद ही इतना, मतलब ये आप तो उस समय की उपज है या उस समय में रह रहे हैं कि सबसे शानदार उदाहरण तो पेंडेमिक है। क्या क्या ख्वाब लगा के रखे थे आपने और क्या क्या सोच के यूनिवर्सिटी में आए थे, देख लीजिए, अपने को ही कोरिलेट कर लीजिए। रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? जी सर। इससे बेहतरीन उदाहरण क्या हो सकता है कि इस पूरे के पूरे पेंडेमिक ने लगभग लगभग सबके जीवन को रिवर्स करके रख दिया। तो ये है, और यही कहा कि भाई ये जो क्या कर सकते हैं, कथानक होता है, इसकी 3 विशेषताएं होती हैं जो परिभाषा में पहले ही कह दिया गया कि ये गंभीर होता है, सीरियस होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, विस्तृत यानी कि एक तरह से सर्टेन मैग्नीट्यूड जैसा होता है। फिर कहा कि गंभीर का तात्पर्य मैं नहीं समझाऊंगा, कि समझा दूं? गंभीर का मतलब दुखांतक होना, यानी कि जो दुख की सृष्टि कर सके और दुख को ही अंत तक ले जाकर के स्टेब्लिश कर सके। और पूर्ण कथानक का मतलब होता है कि उसमें आदि हो, उसमें मध्य हो और उसमें अवसान हो, यानी कि उसकी एक शुरुआत हो, उसका एक बीच का हिस्सा कलेवर वाला हो और उसका एक अंत हो। उसी को हम पूर्ण कथानक कहते हैं। विस्तृत का तात्पर्य जो है अनुपातिक स्वरूप से है। अनुपातिक स्वरूप का क्या मतलब है? अनुपात का क्या मतलब है? अनुपातिक स्वरूप या अनुपात का मतलब है कि घटना की जो श्रृंखला है उसकी सुसंबद्धता, घटनाएं जिस गति में घटेंगी वो एक दूसरे से कोरिलेट है या नहीं है, सुनियोजित तरीके से रखी गई है या नहीं रखी गई है, ये होता है विस्तृत का तात्पर्य। जो अभी हम परिभाषा में पढ़ रहे थे उन्हीं अर्थों को, शब्दों को मैं फिर खोल के बता रहा हूं कथानक के सेंस में, कि कथानक गंभीर, पूर्ण और विस्तृत होना चाहिए। गंभीर का अर्थ मतलब जो दुखांतक की सृष्टि ही ना कर सके बल्कि दुखांतक को स्थापित भी कर सके, दुख को ही अंततः स्थापित कर सके। और पूर्ण होने का मतलब कि कथानक 3 हिस्सों में बटा हुआ हो, उसका एक आदि हो, उसका मध्य हो और उसका एक अवसान हो। और विस्तृत का अर्थ होता है कि अनुपातिक जो है उसका स्वरूप हो। अनुपातिक मतलब रेशियो में हो। ये रेशियो किस चीज की हो? कि एक से जो दूसरी घटना जुड़ी हो, दूसरी से जो तीसरी घटना जुड़ी हो, उन घटनाओं के बीच में एक श्रृंखला हो। ऐसा ना हो कि कोई घटना जो बेवजह की हो जाए और उसका प्रसार ज्यादा हो, जिस घटना का जरूरी प्रसार होना हो वो छोटा हो जाए। आप फिल्म रिव्यू तो पढ़ते ही होंगे, आप फिल्म रिव्यू पढ़ते समय देखते होंगे कि समीक्षक अंत में कहता है कि इसमें ये हिस्सा ज्यादा था, इसका अनावश्यक विस्तार किया गया, अगर इसको कम कर दिया जाता तो फिल्म शायद और बेहतर हो सकती थी, या ये हिस्सा थोड़ा सा कम था, इसको अगर और बढ़ाया जाता तो शायद फिल्म और अच्छी, प्रभावशाली होती और बेहतर होती। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये क्या, ये अनुपातिक जो है, यानी विस्तृत होने का मतलब है कि घटनाओं की श्रृंखला का एक सुनियोजित और सुसंबद्ध ढंग से विकास होना चाहिए, ये कहा। इस अनुपात में और क्या आता है, या अनुपातिकता में क्या आती है? संभाव्यता, आवश्यकता का नियम भी इस पर लागू होता है। संभाव्य क्या है, इसके आधार पर अनुपात तय होता है। और उसके बाद आवश्यकता कितनी है, जैसे कि जो है ये भी दिखाई देता है कि भाग्य क्या है, विपर्यय क्या कहता है। भाग्य के द्वारा भी चीजें बदलती हैं और विपर्यय के द्वारा भी चीजें बदलती हैं। विपर्यय के द्वारा यानी कि जब स्थिति बदलेगी तो भी घटनाओं की श्रृंखला का अनुपात बदलेगा। जब कैरेक्टर का अपना भाग्य बदलेगा यानी कि उसका अपना सिचुएशन बदलेगा, तब भी घटनाओं का अनुपात बदलेगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा भाई? चरित्र के साथ कुछ घटित होगा या घटनाएं जब कुछ घटित होंगी तो वो बाकी आगे वाले घटनाओं को प्रभावित करेंगी कि नहीं, और पिछली वाली घटनाएं भी लगभग उसको ध्यान में रख करके ही संचालित होंगी। लेखक जब लिखेगा तो उसको पता होगा कि कहां पर क्या होना है, उसी के आधार पर वो आगे बढ़ाएगा। कई बार जब उसको नहीं पता होता है और चीजें जब फैल जाती हैं या विस्तृत हो जाती हैं तो हम कहते हैं, या लेखक खुद कहता है कि भाई इस कैरेक्टर को हमने उठाया तो था ये सोच के, लेकिन ये हमारी मुट्ठी से फिसल गया।
कई बार वो बहुत अच्छा भी हो जाता है और कई बार वो बहुत खराब भी हो जाता है, प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो कहा कि अनुपातिकता को भी समझिए। जैसे कि आपने गंभीर को समझ लिया, वैसे जैसे कि आपने पूर्ण को समझ लिया आदि मध्य और अवसान की तरह नाटक में या ट्रेजेडी में, वैसे ही आप विस्तृत को भी समझिए कि विस्तृत का तात्पर्य इससे नहीं है कि 2 घंटे 36 मिनट की फिल्म होगी, इससे भी नहीं है कि एक नाटक को 3 घंटा होना चाहिए, इससे भी नहीं है कि एक नाटक को 6 घंटा होना चाहिए या 1.5 घंटा होना चाहिए। जी नहीं, इससे नहीं है। किससे है? इससे है कि दरअसल जो घटनाएं हैं या जो विपर्य है या जो भाग्य है या जो संभाव्यता है, दरअसल वो संभाव्यता कितनी है, वो कथा को कितना प्रभावित करती है, वो कथानक को किस स्तर पर जो है ले करके जाती है आगे या किस स्तर पर समेटती है, इससे है। तो इसीलिए कहा कि कथानक घटनाओं की कलात्मक संरचना है। इसमें घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, चरित्रों का प्रतिरूपण महत्वपूर्ण नहीं होता, और ये घटनाएं जो है रोचक होती हैं, दिलचस्प बनती हैं, या घटनाएं आकार लेती हैं स्थिति विपर्य और अभिज्ञान से। और कथानक में 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, और वो होती है कि कथानक जो है गंभीर हो, कथानक पूर्ण हो, कथानक विस्तृत हो। ये इसीलिए कहा जाता है कि कथानक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के कथानक होते हैं? 3। कोई बता दे कि 3 प्रकार के कौन कौन से कथानक हैं? अच्छा, मैं ही बता दे रहा हूं। पहला प्रकार का कथानक होता है जिसे हम ऐतिहासिक कथानक कहते हैं, हिस्टोरिकल प्लॉट। दूसरे प्रकार का कथानक होता है जिसे हम काल्पनिक कथानक कहते हैं, यानी कि फिक्शनल प्लॉट। और तीसरे प्रकार का कथानक होता है जिसे हम अनुश्रुतिक यानी कि लीजेंडरी प्लॉट कहते हैं, दंत कथात्मक प्लॉट कहते हैं, और या तो इसको आप मिथकीय प्लॉट भी कह सकते हैं। कथानक 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का जो कथानक होता है वो ऐतिहासिक, यानी कि जिसमें कथा के केंद्र में क्या होता है, ये तो समझाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। कथा के केंद्र में क्या होता है? राजाओं की कहानियां। इतिहास, कहानियां मत कहिए। जहां कथा के केंद्र में इतिहास होगा, यानी कि इतिहास को प्लॉट बनाएंगे या इतिहास को प्लॉट के रूप में चुनेंगे, वो हिस्टोरिकल प्लॉट होगा। और जहां हम कहानियों जैसे या कल्पनाओं को, फैंटेसी को चुनेंगे, वो फिक्शनल प्लॉट होगा। और जहां पर हम दंत कथा को या मिथकीय कथा को उठा करके लाएंगे, अपने अतीत से या किंवदंतियों को उठा करके लाएंगे, वो क्या होगा? वो लीजेंडरी जो है या अनुश्रुतिक जो है प्लॉट या कथानक कहलाता है। ये भी ध्यान रहे जो मैंने पीछे कहा कि अरस्तु ने उपाख्यानात्मक का मतलब क्या होता है? एपिसोडिक, जो एपिसोड वाला सीरियल आजकल चल रहा है ना, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। उपाख्यानात्मक, उप आख्यान वाली कथाओं को बहुत ही बेकार माना है और उसका विरोध किया है। वो एपिसोडिक कथानकों के विरोधी हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। न स्वीकार करने का कारण भी वही है जो मैंने कहा कि लोग देखने आएंगे तो टुकड़ों में चीजों को देख के नहीं जाएंगे। दुखांतक की पूर्णता इसी में है कि उसमें करुणा और भय हो, और भय के माध्यम से जो है क्या, विरेचन को वो जन्म दे या विरेचन तक पहुंचाए। ये पूरा का पूरा उद्बोधन तभी सर्वोत्तम होगा, तभी अच्छा होगा, जब घटनाएं क्या होंगी? सायास घटेंगी या अनायास घटेंगी। उद्बोधन जो होगा भय का या करुणा का, वो किन परिस्थितियों में बेहतर होगा? जब घटनाएं सायास घटेंगी या अनायास घटेंगी? अनायास। 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 जब आप उसी फिल्म से या उसी दृश्य या उसी नाटक से ज्यादा जुड़ पाते हैं जब आपको पता ही नहीं होता कि अब घटने वाला क्या है, जब आप अंदाजा ही नहीं लगा पाते, अंत के 5-10 मिनट तक पहुंचते पहुंचते भी आपको अंदाजा नहीं लग पाता कि क्लाइमेक्स क्या होगा, तो वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। तो कहा कि जो है करुणा या भय को उद्बुद्ध करे, और उद्बुद्ध जो है तभी सर्वोत्तम होगा, या स्थायी भाव को वो तभी अच्छे ढंग से जगा पाएगा जब घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित होंगी। और लेकिन यह भी ध्यान रहे, फिर एक कंडीशन लगाया, यह भी ध्यान रहे कि घटनाएं आकस्मिक तो घटेंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि वो कार्य कारण श्रृंखला में बंधी ना हो।
कार्य कारण श्रृंखला में बंधी ना हो। इसी को भारतीय काव्य शास्त्र में भी कहा गया यूनिटी, अन्विति। आप जानते ही होंगे संकलन त्रय, टाइम, एक्शन और पैलेस का क्या है, एक समन्वय होना चाहिए, एक अन्विति होनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं घटा सकते। ये नहीं कि अभी आपका कोई एक पात्र अचानक से मर गया और आपका ऑडियंस अब सर खपाया जा रहा है कि मरा कैसे, मरा कैसे, मरा कैसे, मरा कैसे, कैसे मरा, गया काम से, नाटक वहीं पर असफल हो गया। हर एक घटना, मंच पर हुई हर एक एक्टिविटी का आपको क्या करना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। अगर कार्य घटित हो रहा है, मंच पर अभिनय हो रहा है, तो आपको उसका कारण स्पष्ट करना पड़ेगा। बगैर कारण दिए कार्य को आप घटित नहीं कर सकते। चाहे आप कारण को पहले रखिए, चाहे आप कारण को बाद में खोलते हैं जाकर के अंत में कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं खोलना तो पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि आकस्मिक नाटक में कुछ नहीं होता, या सिनेमा में भी थोड़ी देर के लिए कह ले कि कुछ नहीं होता। हमारे पास सिनेमा के उदाहरण ज्यादा सही है, क्योंकि नाटकों में आप में से बहुतों का अनुभव ही नहीं है। तो कहा कि जो है आकस्मिकता ही नाटक को या ट्रेजेडी को महत्वपूर्ण बनाती है, पर यह भी ध्यान रहे कि यह आकस्मिकता आपकी अपनी मर्जी का नहीं होगा। आकस्मिकता की शर्त यह होगी कि यह कार्य कारण भाव से संबंध होगा, उसके सापेक्ष होगा, तभी जाकर के यह प्रभावशाली होगा। फिर कहा कि कथानक दो प्रकार के होते हैं। कहा कि कथा के आधार पर कथानक जो है तीन प्रकार के होते हैं, ऐतिहासिक और काल्पनिक और अनुश्रुतिक यानी कि लीजेंडरी। फिर कहा कि शिल्प की दृष्टि से कथानक दो प्रकार के होते हैं। कथा के आधार पर कथानक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तीन। बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम जैसे कि नर्सरी को पढ़ाते हैं वैसे वाला। तो फिर बताइए कि शिल्प के स्तर पर कथानक कितने प्रकार के होते हैं? दो बताया आपने। दो। कौन कौन से? कहिए ना कि सर ये तो अभी आपने बताया ही नहीं पता सर। या तो सरल होता होगा या तो जटिल होता होगा। हाँ, प्रगति ने कह दिया, पढ़ ली थी तो, नहीं तो आप आराम से कह सकते हैं सर ये अभी आपने नहीं बताया। तो कथानक जो है शिल्प की दृष्टि से दो तरह के होते हैं, एक सरल और यानी कि सिंपल जो है कथानक प्लॉट, और एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। सिंपल और जटिल में क्या है यह भी देखिए। जो सरल कथानक होता है वो क्या है, वो आराम से जो है अपनी दिशा पा लेता है, उसमें बहुत ज्यादा कथाओं को लेकर के उलट पुलट नहीं होती, परत दर परत नहीं होती, संश्लिष्टता नहीं होती। और जो जटिल कथानक होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होते हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे पात्र, बहुत सारी घटनाएं एक दूसरे से इतनी गुत्थम जो जुड़ी होंगी कि आपका दिमाग भी थोड़ी देर के लिए चकरा जाएगा। इस तरह की के कथानकों को जो है जटिल कथा कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को यहाँ तक दिक्कत? सर ये जो अभिज्ञान है मतलब इसको थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, अभिज्ञान को देखो, अभिज्ञान जो है ना, अभिज्ञान का अर्थ होता है जो है जो मतलब स्मृति जन्य होता है। अभिज्ञान का संबंध स्मृति जन्यता से होता है, और ये जो है एक तरह से कि चिन्हों के द्वारा पहचानना। जैसे आप क्या करते हैं, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी कि हीरो की याददाश्त चली गई या हीरोइन की याददाश्त चली गई, वो किसी और शहर में पड़ा हुआ है, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। अचानक जब सिनेमा में क्लाइमेक्स लाना होता है तो वो किसी ऐसे शहर में आता है, वो देखता है कि एक बड़ा सा चर्च है, अच्छा ये रेलवे स्टेशन है, उसके दिमाग में एकदम से आप देखिएगा कि फ्लैशबैक की तरह एकदम कैमरामैन और डायरेक्टर आपको दिखाने लगता है कुछ कुछ। उसको लगता है कि अरे इसको तो मैंने कहीं देखा है, हाँ इसको तो कभी जाना है, हाँ स्मृति ज्ञान, वही मैं कह रहा हूँ, तो जाना है। तो ऐसे धीरे 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 उसकी मेमोरी जो है वापस आ जाती है, यानी कि जो उसकी विस्मृति में है वो फिर उस वापस स्मृति में आ जाता है। दरअसल इसका संबंध अभिज्ञान का तात्पर्य जो है चिन्हने या पहचानने से होता है, स्मृति के मेमोरी के वापस आने से होता है। यह एक तरह से स्वेच्छामूलक होता है और वितर्क मूलक होता है। आप इस पर बहुत ज्यादा तर्क लागू नहीं कर सकते कि क्यों वापस आया, काहे वापस आया, नहीं आ सकता था वापस, नहीं आना चाहिए था, ये वो आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा अभिज्ञान शाकुंतलम, इसीलिए उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम रखा। जो है किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है ना? जी सर। यस सर।
मुझे याद नहीं रहता ना, तो मैं सोचता आप लोगों की मदद लूं। तो इसीलिए अब आप समझ जाइए कि उसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम क्यों रखा गया, क्योंकि शकुंतला को वो क्या करते हैं, चिन्ह जाते हैं, पहचान जाते हैं, और इसका माध्यम बनती है वो अंगूठी। इसलिए अंगूठी आगे चल करके बहुत महत्वपूर्ण होती है। रामचरितमानस में भी अंगूठी कितनी महत्वपूर्ण होती है आप जानिए, कि हनुमान को वो अंगूठी देके भेजते हैं सीता के पास, ये भी आप देखिए। उसी तरह से फिल्मों में बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें बचपन का कोई कपड़ा, तो कोई उसके हाथ का कोई वो जो धागा लपेटा हुआ है, या गले में कोई ताबीज है, या कहीं पर कोई निशान है, उसको देख करके तुरंत जो है दूसरे पास को याद आ जाता है कि अरे अरे ये तो मेरा ही बच्चा है, ये तो मेरा ही बेटा है, आदि 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 आदि। तो सुनील समझ रहे हैं इसको? तो अभिज्ञान इसी को कहते हैं। इसका संबंध स्मृति जन्यता से होता है, मेमोरी का एक तरह से जो है वापस आना, या मेमोरी के हवाले से चीजों को रिकॉग्नाइज करना, इसीलिए इसको कहा गया। ठीक है, अब मैं आपसे 5 मिनट और मांगता हूं कि मुझे दे दे, ताकि 4-5 मिनट, इससे ये कथानक कम से कम खत्म हो जाए। अभी तो चरित्र बचा है और अभी पता नहीं क्या क्या बचा है। तो कहा कि हाँ, सर्वोत्तम अभिज्ञान क्या है, किसको सर्वोत्तम अभिज्ञान कहेंगे? तो अरस्तु कहते हैं कि सर्वोत्तम अभिज्ञान वह है जो घटनाओं के भीतर से उत्पन्न होता है, उसे बाहर से आरोपित न किया जाए। ये जो स्मृति जन्य जो पहचान है, जो चिन्हना है, इस चिन्हने की भी शर्त यह है कि जबरदस्ती आप ऊपर से थोपेंगे नहीं, यानी कि पूर्व में कुछ ऐसा जरूर घटा होगा, या अंगूठी दी गई होगी निशानी के तौर पर, तभी जाकर के आप आगे जाकर के दिखा सकते हैं कि भैया वो तो पहचान ही नहीं रहे हैं दुष्यंत शकुंतला को, अब क्या करे, रोध हो रही है, सब चला गया, तब अचानक से याद आएगा कि ये अंगूठी तो थी, तो फिर उसको लाया जाएगा सामने, या वो अचानक से कहीं दिख जाएगा, या दिखाई पड़ेगा, या चलते फिरते दिखाई पड़ जाएगा कहीं स्टेशन पर, कहीं कुछ पर, फिल्मों में जैसा कि होता है। तो इसीलिए कहा कि अभिज्ञान वही सर्वोत्तम होगा जो घटनाओं के भीतर से निकलेगा, बाहर से नहीं। तो कथानक 3 प्रकार के होते हैं कथा की दृष्टि से, कथानक 2 प्रकार के होते हैं शिल्प की दृष्टि से, और कथानक के 2 भाग होते हैं। अब आइए भाग पर, ये अंतिम हिस्सा है। कथानक के 2 भाग होते हैं, 2 हिस्से बांट दीजिए। जैसे नहीं कहते हैं कि आपने फिल्मों का रिव्यू देखा होगा, तो फिल्मों के रिव्यू में क्या कहते हैं कि आधे भाग की फिल्म ऐसी है और आधे भाग की फिल्म खराब है, ऐसी है, मैं तो कहूँ खराब है, ऐसी है, यानी कि आधा आधा भाग में। इंटरवल के पहले ऐसी है, इंटरवल के बाद ऐसी है। इंटरवल के पहले फिल्म बहुत हल्की चलती है, इंटरवल के बाद जो है बहुत रफ्तार पकड़ लेती है। इंटरवल के पहले फिल्म बहुत, अभी मिमी देखिए, तो इंटरवल के पहले फिल्म पूरे मजाकिया अंदाज में चलती है, और इंटरवल के बाद फिल्म जो है बहुत गंभीर हो जाती है। तो ये जो है आप कहे कि कथानक के 2 भाग होते हैं। इन 2 भागों को क्या कहते हैं? पहले भाग को कहते हैं संवृत्ति, कॉम्प्लिकेशन। ये किताब में है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैंने शुरू में ही कह दिया था कि पेन कॉपी रखिएगा। संवृत्ति यानी कि कॉम्प्लिकेशन, और दूसरे भाग को बोलते हैं विवृति, यानी कि डिनोमेंट ऑफ अनरिलेविंग, ऐसे करके एक वर्ड है। आप संवृत्ति और विवृति ही लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। दरअसल संवृत्ति किसको कहते हैं और विवृति किसको कहते हैं? संवृत्ति जो है, संवृत्ति का संबंध आरोह से है और विवृति का संबंध अवरोह से है। आपको मालूम होगा कि जब आप कोई नाटक देखते हैं या कोई सिनेमा देखते हैं, तो कथानक जो है अपने स्टार्टिंग से धीरे धीरे क्या होता है, नीचे गिरता है या ऊपर चढ़ता है? पहले ऊपर चढ़ता है, फिर धीरे धीरे उसका अवसान, वो धीरे धीरे आपको ऊपर लेके जाता है। तो ये जो ऊपर लेके जाता है ना, इसी को संवृत्ति कहते हैं, इसी को कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, इसी को आरोही क्रम में कथानक का बढ़ना कहते हैं। और जब वो एक जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि जब आप सारी चीजों को वो समझा देता है, पूरे के पूरे कथानक की स्थिति को, तो फिर वो धीरे 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 आरोही क्रम में नीचे आता है, जिसको विवृति कहते हैं। ये संवृत्ति और विवृति होता क्या है, फिर समझिए। जब कथानक आरंभ होकर चरम बिंदु मीन्स क्लाइमेक्स,
आप जो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं बार बार। तो जब कथानक शुरू होकर के चरम बिंदु पर पहुंचता है, प्रेक्षक के मन में, ऑडियंस के मन में घटनाओं के मोड़ को लेकर के अत्यधिक उत्सुकता बढ़ती है कि भाई अब क्या होगा, इसका कौन सा मोड़ आएगा घटनाओं का। और वह बहुत ही आतुर होकर के, बहुत ही दिलचस्पी के साथ एकदम कान और आंख को खोल के और कान को खड़े रख करके, नजर गड़ा करके जो है वो जो है आगे की घटना की प्रतीक्षा करता है। तो यह जो प्रतीक्षा करता है ना, यह कथानक का समवृत्ति, बंद या आरोह पक्ष है। इसमें पता ही नहीं लगता कि आगे क्या होने वाला है। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जहां तक कथानक बंद होता है, जहां तक कथानक खुलता ही नहीं है, जहां तक कथानक से कोई अंदाजा ही ना लगे कि आगे होने वाला क्या है, उसको कथानक का चढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। उसको कथानक का एक तरह से क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। और इस पूरे के पूरे हिस्से में या इसके क्लाइमेक्स पर, यानी कि समवृत्ति के क्लाइमेक्स पर, कथानक के आरंभ से लेकर के उसके चरम बिंदु तक पहुंचते पहुंचते जो है ऑडियंस जो है, सहृदय जो है वो बेचैन हो जाता है या बहुत उत्सुक हो जाता है कि आगे क्या घटने वाला है, घटनाएं क्या घटेंगी। विवृत्ति में क्या होता है कि जब कथानक चरम बिंदु से आगे बढ़ने लगता है, किसके चरम बिंदु से, समवृत्ति के चरम बिंदु से कथानक जब आगे बढ़ने लगता है तो धीरे धीरे घटनाओं की स्थिति कुछ साफ होने लगती है कि नहीं। बताइए। हाँ सर, साफ होने लगता है। अक्सर किसी सिनेमा को बनाने वाला डायरेक्टर उसका इंटरवल कहां ले जाकर के छोड़ता है, ऐसी जगह पर ले जाकर के छोड़ता है, समवृत्ति के उस चरम बिंदु पर छोड़ता है जहां से हम समझ ही नहीं पाते कि अब होगा क्या। ऐसी ही जगह ना होता है। यस सर। जी लगता सर। है फिल्म नहीं देखते क्या। सर सभी फिल्मों में नहीं होता, कुछ में तो पहले से ही पता चल जाता है कि कहाँ कहानी जा रही है। फ्लैशबैक में, और कुछ तो बहुत सपाट होती है ना, बिल्कुल ही सरल होंगी तब। लेकिन जिसमें त्रासदी को दिखाना है उसमें पहले नहीं पता चलेगा, क्योंकि पहले पता चलेगा तो त्रासदी का असर खत्म हो जाएगा। तो कहा कि जब समवृत्ति में कथानक मध्य भाग तक जाकर के, या मध्य भाग से थोड़ा आगे भी हो सकता है, जाकर के खत्म हो जाता है, और वो समवृत्ति जब अपने चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तो वहां घटनाओं का कोई अंदाजा नहीं लगता, भविष्य की घटनाओं का अंदाजा ऑडियंस को, पाठक को, श्रोता को नहीं लगता, दर्शक को। विवृत्ति में क्या होता है कि वो चरम बिंदु से आगे बढ़ना शुरू करता है। जब चरम बिंदु से आगे बढ़ने लगता है तो कुछ घटनाएं जो है घटने लगती है। जब घटनाएं घटने लगती हैं तो उन घटनाओं का अंदाजा लगा करके उसे आभास मिलने लगता है कि आगे क्या होगा, अंत क्या होने वाला है इस कहानी का, ये जाकर के खत्म कहां होगा, ये क्लाइमेक्स कहां जाकर के खत्म होगा। विवृत्ति का अर्थ होता है खुलना, खुला हुआ, और समवृत्ति का अर्थ होता है बंद, बंद हुआ। तो इसलिए कहा कि समवृत्ति कथानक के दो भागों में बटे होते हैं। पहला भाग समवृत्ति कहलाता है, यानी कि जहां कथानक बंद होता है, आप कोई अंदाजा नहीं लगा सकते चरम तक पहुंच के। और दूसरा भाग वो होता है जहां कथानक खुला हुआ होता है, विवृत होता है, वहां पर आप सहज ही अंदाजा लगा लेते हैं। तो ये कहा जाता है, यानी कि पूरी कथानक जो है आरोह और अवरोह क्रम में क्या होती है, बंधी होती है। कथानक को अगर कहना हो तो आप कह सकते हैं कि वो जो समवृत्ति और विवृत्ति में जो बंधी हुई कथानक है, बंधा हुआ कथानक, वो कथानक क्या है, एक तरह से आरोह और अवरोह से निर्मित हुआ कथानक है, जिसे नाटककार या ट्रेजेडीकार महान त्रुटियों के द्वारा, महान त्रुटियों को ग्रीक में कहते हैं हमर्शिया, हमर्शिया, हमर्शिया। तो कहा कि इसे महान त्रुटि कहते हैं। तो क्या करता है कि पूरे के पूरे कथानक को ट्रेजेडीकार महान पात्रों में त्रुटि या चारित्रिक भूल या कमजोरी के कारण इस तरह की स्थिति लाता है। अगर पात्रों में वो चारित्रिक भूल नहीं दिखाएगा, कमजोरी नहीं दिखाएगा, किसी घटना को क्रिएट नहीं करेगा, तो वो कथानक को प्रभावशाली नहीं बना पाएगा,
या कथानक को वो जो है समृद्धि पर नहीं ले जा पाएगा और फिर उसको विवृत्ति की तरफ नहीं बढ़ा पाएगा। तो इस तरह से कथानक की संरचना के 5 अनिवार्य जो है तत्व हैं या 5 अनिवार्य गुण हैं। पहला गुण है कि कथानक में अन्विति होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कार्य कारण श्रृंखला से बंधा होना चाहिए, उसमें संकलन त्रय होना चाहिए, प्लेस को लेकर के, स्थान को लेकर के, काल को लेकर के उसमें जो है और जो है समय को लेकर के जो है होना चाहिए। देश काल कैसा है, समय कैसा है, परिस्थितियां कैसी हैं, ये ऐसा नहीं है कि आप दिखा रहे हैं। जैसे आप ध्यान रखिएगा, आप फिल्म देखते समय ध्यान रखिएगा, अभी मैंने हाल ही में मिमी फिल्म देखी, मैं आपको कथा नहीं बताऊंगा। उसमें आप देखिएगा कि शुरू में पंकज त्रिपाठी की जो कार है, जो उनकी अपनी कार है, उसमें ड्राइवर है वो, उसका रंग ग्रे है। फिल्म के आधे हिस्से के बाद वो कार बिकती भी नहीं है, वो कार उन्हीं की कार है, उस पे स्टिकर भी लगा हुआ है वही जो शुरू में होता है, लेकिन उसके बाद वो वो जो है सफेद रंग की हो जाती है। घटना उस तरह से कोई बदलती नहीं है, घटना में कहीं ये जिक्र भी नहीं आता है कि कार खरीदी गई है। हाँ, कार को बेचने को लेकर के आता है कि कार बेच देंगे, लेकिन खरीदने को लेकर के कोई जिक्र नहीं आता। अब क्या है कि पाठक ये सोचेगा कि क्या ये एक एरर है कि भाई कैसे हो गया कि जो गाड़ी ग्रे रंग की थी वो गाड़ी सफेद हो गई। और अगर वो हो गई तो चूंकि उसका क्या कहीं पर संज्ञान लिया गया, क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा कैरेक्टर है, उसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता था। तो ये भी होता है कि आप ऐसी भूलें नहीं कर सकते। प्रसाद के नाटकों में या किसी नाटक को, मान लीजिए आप महाभारत कालीन नाटक दिखा रहे हैं, तो आप क्या उसकी भाषा इंग्लिश नहीं रख सकते। अगर सच में कंटेंट वैसा दिखा रहे हैं, पात्र आपका कैसा बोल रहा है, आप अगर दिखा रहे हैं कि रेगिस्तान का कोई दृश्य दिखा रहे हैं और आप दिखा दीजिए कि चारों तरफ से जो है बगीचा है और हरे भरे पेड़ है, आप रेगिस्तान में दिखा दीजिए ऐसे पेड़ जो कि केवल और केवल वर्षा वाले क्षेत्र में ही होते हैं, तो क्या ये आपकी रचना को या नाटक को या ट्रेजेडी को प्रमाणिक बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो जो कॉमन एरर है उनसे भी बचना होता है। तो इसीलिए कहा कि कथानक की संरचना के जो अनिवार्य गुण है उसमें अन्विति यानी कि यूनिटी महत्वपूर्ण है, पूर्णता आदि मध्य अवसान महत्वपूर्ण है, संभाव्यता या आवश्यकता की घटनाओं की आवश्यकता है या नहीं है वो भी जरूरी है, और वो आवश्यकता स्थिति विपर्य और अभिज्ञान के आधार पर बढ़ेगी। और चौथी जो बात है वो है सहज विकास, उसका विकास सहज हो, जबरदस्ती का कुछ भी बीच में ठूसने से काम गड़बड़ा जाएगा। कार्य कारण श्रृंखला अगर भंग होगी तो ट्रेजेडी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और पांचवा है कि आखिर उसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य उसका है करुणा या त्रास को जन्म देना। तो उस तरह से उसकी घटनाएं होंगी जो करुणा और त्रास को जन्म दे पाएंगी। मुझे लगता है बहुत हो गया, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो लंच कर लिया हूँ, मैं बस में खा लिया हूँ। हाँ सर एक प्रश्न है कि मतलब कि जैसे कि अरस्तु के हम कथानक को देखें तो मतलब कि अरस्तु के अनुसार जो विरेचन होगा वो रचना के अंत में ही होगा, मतलब जो चरम जरूरी नहीं है। देखिए सुनील, विरेचन जरूरी नहीं है कि रचना के, आप किसी एक रचना से गुजरते हुए, एक रचना को पढ़ते हुए, एक सिनेमा को देख करके क्या अंत में ही जाकर के जब वो खत्म होने लगती है तभी रोते हैं? कई बार ऐसे दृश्य आते हैं, कई बार जीवन के आसपास के। विरेचन का मतलब ये नहीं है कि पूरा भय कंप्लीटली होगा तभी, अरे कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, कोई कैरेक्टर जो सहायक कैरेक्टर है वो हमारे जीवन से मिलता जुलता मालूम पड़ता है, कुछ दुख इस तरह के क्रिएट होते हैं, उससे भी तो विरेचन होगा। विरेचन कोई एक ऐसी चीज नहीं है परमानेंट जो एक जगह पर रुकी हुई है और वहीं जा करके होगी, नहीं, अंत में पहुंच करके होगी, नहीं। यह एक प्रोसेस की तरह जो है धीरे धीरे भी हो सकती है, क्रमशः भी हो सकती है, अलग अलग स्थानों पर हो सकती है। विरेचन अलग अलग तरह से होगी। आप अगर अलग अलग जीवन के हैं, स्त्री है तो उसका विरेचन अलग स्थलों से होगा, पुरुष है तो उसका विरेचन अलग स्तरों से है, कोई धनी है तो उसके विरेचन का माध्यम कुछ और होगा, कोई गरीब है तो उसके विरेचन का माध्यम कुछ और होगा। मतलब जो जितना ज्यादा अपने को कोरिलेट कर पाएगा उस हिसाब से होगा घटनाओं के साथ साथ। क्या पूछा रंजना तुमने? सर मेरा क्वेश्चन है। हाँ स्वाति।
सर क्या ट्रेजेडी में जैसे हीरो हीरोइन है उनका मरना ही आवश्यक है, या जो वो किसी लक्ष्य के लिए मतलब परेशान हो या किसी लक्ष्य को पाने के लिए आतुर हो और उसको ना प्राप्त कर पाए तब भी वहां ट्रेजेडी होगी? ट्रेजेडी तो तब भी होगी जिस लक्ष्य के लिए वो जा रहे हैं। मान लीजिए कि वो अपने जनता को बचाने के लिए जा रहे हैं और जनता को बचा ना पाए और पूरा का पूरा राज्य बर्बाद हो जाए, तब भी ट्रेजेडी होगी। क्योंकि ट्रेजेडी के बहुत सारे उदाहरण मैंने नहीं पढ़ रखे हैं। अगर मैं 100-200 नाटक पढ़े हुए होता तो मैं आपसे कह सकता था कि यहाँ किन स्थितियों में होगा। इसके लिए जो है सबसे असरदार यह है कि जो किताब आपको भेजी है पेरिपोएटिकस की, उसमें पढ़िएगा। उसमें कुछ फुटनोट में जो है कुछ आपको इस तरह के दृश्य मिलेंगे जहां पर अरस्तु उसको डिफाइन करते हैं। तो मैं, चूंकि मेरे पास बहुत प्रमाणिक अनुभव नहीं है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह सकता स्वाति की हाँ होती है। लेकिन क्या है कि प्रयत्न पक्ष में असफल होने पर भी कई बार ट्रेजेडी का जन्म होता है। अब यह है कि वो भी किसी दुख की सृष्टि कर रहा है कि नहीं। जैसे हमारा उद्देश्य था प्रजा को बचाना, लेकिन हम नहीं बचा पाए। राज्य को बचाना, राज्य लेकिन तबाह हो गया, तो फिर वो भी ट्रेजेडी देगी। लेकिन मृत्यु क्या है ना, नायक की मृत्यु या चरित्रों की मृत्यु जो है, घटनाएं भी कई बार ट्रेजेडी को जन्म देती हैं। उस तरह की घटनाएं भी त्रासदी को जन्म देती हैं भाई, जब नायक और नायिका दोनों अलग हो गए, या उसका पूरा परिवार तबाह हो गया, या बना बना साम्राज्य जो है उसका बिखर गया, तो ट्रेजेडी को ये भी जन्म देती है। जरूरी नहीं है कि केवल मरना ही उसके लिए जरूरी हो, लेकिन ज्यादातर जगहों पर ये देखा गया या ये इस तरह की सृष्टि की गई कि नायक और जो नायिका है, स्पेशली नायक, वो महान कार्यों की सिद्धि के लिए और बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने के क्रम में संघर्ष करता हुआ जो है अपने प्राण त्याग देता है या मर जाता है। थोड़ा तो फर्क है। इसको आप हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म मेकिंग थ्योरी में भी देख सकते हैं। जो पूरी की पूरी जो फिल्म मेकिंग थ्योरी है उसमें यह है कि हमारे यहाँ ही ऐसा होता है। कुछ फिल्मों को छोड़ दीजिए तो मैक्सिमम फिल्मों में ऐसा होता है कि हीरो 50 लोगों को पटकनी दे देता है, वो बंदूक लेके चलता है तो 100 लोगों को मार देता है, और 100 लोग मिलकर के भी उसको गोली से छलनी नहीं कर पाते। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है, इसलिए वो फिल्में हमसे ज्यादा कोरिलेट नहीं होती। वो हैप्पी एंडिंग वाली जो बात है ना, वो पचती नहीं है कि भाई उसको ललकार रहा है और वो एकदम से दौड़ता हुआ आ जाता है, एकदम जो है छप्पर पर से कूद करके और तमाम विलेन को मार देता है। जीवन में ऐसा नहीं होता। जीवन इससे बहुत अलग है। जीवन में आपको लोग ललकारेंगे और आप कूदने जाएंगे तो 4 आदमी पकड़ करके मिल करके मार के हाथ पैर तोड़ के गर्दन उर्दन अलग गिरा देंगे। ये सच है। इसलिए आपको देखना है कि कुछ फिल्में, आर्ट मूवी में ऐसा नहीं दिखाई देगा। आप देखिएगा कि फैमिली मैन में कुछ ऐसे दृश्य आपको दिखाई देंगे अगर वेब सीरीज आप देखते हैं, जहां पर जो उसका एक्टर है मनोज वाजपेयी है, इसके लोग एक आदमी को पकड़ने के लिए, एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए उसको कितना पसीना बहाना पड़ता है, तो आपको लगेगा कि हाँ जीवन में ये होता है। जीवन में ये नहीं होता है कि नायक कूदा और कूद करके उसने तुरंत पकड़ लिया। जीवन में ये होता है। सरफरोश फिल्म अगर आपने देखी है तो आमिर खान उसमें एसपी बने हुए हैं। आमिर खान को एक आदमी को पकड़ने के लिए कैसे सड़क पर भागना पड़ता है और कैसे वो बंदा हाफता है और कैसे उसको पटकनी देने में कितनी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, इसका अंदाजा लगाइए। तो जीवन में ये होता है। लेकिन हमारा जो पूरा का पूरा जो सिनेमाई जो व्यापार है, वो हमको जो यथार्थ है उससे बहुत दूर ले जाता है। जबकि हॉलीवुड को फिल्मों के साथ ऐसा है, मैक्सिमम फिल्मों के साथ जो जीवन और कंटेंट या रियलिस्टिक बेस्ड होते हैं, वो आपको कुछ इस तरह का नहीं दिखाएंगे जो कि बहुत असंभव हो, मतलब असंभव हो, या जो घटित ही ना हो सके। एनिमेटेड फिल्म की बात छोड़ दीजिए, या जो फिल्म बहुत ही फिक्शनल ढंग से क्रिएट की जाती है उसकी छोड़ दीजिए, पर आर्ट और जमीनी फिल्मों में अगर नायक को मरना है तो नायक मर जाएगा। ये है। तो मृत्यु क्या करती है ना, कि मृत्यु सबसे बड़े और सबसे विराट दुख को क्रिएट करती है। और जिस जमाने में ये थ्योरी दे रहे थे, उस जमाने में भी त्रासदी का या प्लेटो की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखिए तो आखिर क्या है, मनुष्य का मर जाना, बड़े मूल्यों की तलाश में उसका मर जाना, यही उसका हासिल है, यही उसका एक तरह से क्या है, अवार्ड है। तो ये भी है। कबीर कुछ कहना चाहते हैं क्या आप? सर ये हेमरसिया जो है अरस्तु के त्रासदी का अनिवार्य अंग है क्या? हेमरसिया होगा ही होगा। क्या चीज? हेमरसिया सर मतलब अरस्तु का त्रासदी है, उसमें हेमरसिया होने का अनिवार्य बताया क्या उसने कि होना चाहिए से ही तो होना चाहिए।
ये होना चाहिए, अंत नहीं होगा। एम्ब्रेसिया का अर्थ होता है महान श्रुति। जैसे आप देखते नहीं है, बहुत सी आपने फिल्में देखी होंगी हॉलीवुड की और बॉलीवुड की, कि शुरू शुरू में नायक आपको बहुत लापरवाह दिखेगा, है ना, शराबी दिखेगा, वो बिल्कुल ही नेतृत्व को लेकर के करनी काटेगा, दाएं बाएं करेगा, या उसमें कोई दुर्बलता होगी, और बाद में देखिएगा कि धीरे 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 वो बदल जाएगा, उसका चरित्र परिवर्तन होगा, वो महान लक्ष्यों की तरफ बढ़ता हुआ मालूम पड़ेगा, कोई ऐसा होगा जो उसको एप्रिशिएट करता हुआ दिखाई देगा। इसी को कहते हैं दरअसल जो हेम्ब्रेस्टिया जो है वो उसका संबंध, महान त्रुटि का संबंध चरित्र से है। तो इसको जब अभी चरित्र के बारे में हम पढ़ेंगे कि चरित्र कैसा होना चाहिए, तो उसमें भी यह स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो रहने दिया जाए। हाँ सर, भूख लगा है बहुत। अच्छी बात है, भूख सबको लगी है। आज तो प्रदीप डटे हुए हैं क्योंकि खा लिए हैं बीच में जा करके, तो कोई बात नहीं। किसी का कोई सवाल नहीं है तो रखते हैं। अब अगले दिन यानी कि अब आपको हम पढ़ाएंगे चरित्र, और उसके बारे में सॉन्ग वगैरह के बारे में आप देख लीजिएगा, विरेचन के बारे में भी देखने की कोशिश करिएगा।